गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही हमेशा की तरह मस्त और स्वस्थ होंगे। मैं बच्चों मयंक सर, स्वाभिमान नीट एकेडमी की ओर से अपन एक जो नीट के प्रीवियस एग्ज़ाम के पेपर सोल्व करने के लिए जो एक सीक्वेंस बेटा जी स्टार्ट की थी, उसमें हमने पहले लेक्चर में 2019 नीट वाला जो पेपर था उसको सोल्व किया था। उसी सीक्वेंस में बेटा, उसी कड़ी में आज अपन 2018 का नीट बायोलॉजी का पेपर सोल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप अपन क्वेश्चन को लेते हैं, सॉल्व करते हैं। और साथ में मैंने एक आपको बात बताई थी कि जो पूरा पेपर जब बेटा जी अपन सोल्व कर लेंगे तो अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि किस चैप्टर टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर या टॉपिक का कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन जनरली उस टॉपिक यूनिट से नीट में पूछे जा सकते हैं। तो बीच बीच में मैं आपको बताता रहता हूं और हर ऑप्शन पर अपन क्लेरिफाई करेंगे कि कौन सा आंसर गया है। बेटा जी देखो, पेपर जब अपन सोल्व करते हैं ना, ठीक है, जो करेक्ट है उस पर आपने टिक कर दिया, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन भी अपने को देखने होते हैं कि वो करेक्ट क्यों नहीं है। या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें बेटा जी चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद में अपने को बेस्ट आंसर मिलता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं जिनमें अपने को मोर प्रॉपर या ज्यादा सही आंसर को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज नीट 2018 बायो का पेपर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन से आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी आर, कि उन हॉर्मोन्स के बारे में पूछ रहा है जो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी को, गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। तो बच्चों हम बात करें कि भाई जो प्लेसेंटा है, अपरा, फीटस और मां के बीच का जो कनेक्शन होता है प्लेसेंटा से बेटा जी कई टाइप के हार्मोन आते हैं जिनको अपन मोटे तौर पे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रोटीन नेचर हार्मोन, एक हम बोलते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। प्रोटीन और कौन से? स्टेरॉइड। प्रोटीन में तो एक आता है बच्चों HCG, एक हम लिखते हैं HPL और एक आता है रिलैक्सिन। ध्यान अपने को, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन हार्मोन और रिलैक्सिन हार्मोन, ये तो प्रोटीन नेचर के हैं। स्टेरॉइड में दो आते हैं, एक तो एस्ट्रोजन, एक बच्चों प्रोजेस्टेरोन या प्रोजेस्टोजन, ये दोनों स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन हैं जो प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं। अब यहां पूछ रहा है कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, गर्भावस्था को बनाए रखने वाला, तो ऑप्शन पहला है HCG, HPL, प्रोजेस्टोजन और प्रोलैक्टिन। तो बेटा जी प्रोलैक्टिन तो नहीं आ रहा ना, प्रोलैक्टिन तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड वाला है, मिल्क सिंथेसाइज से जो कनेक्टेड है वो प्रोलैक्टिन। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और ऑक्सीटोसिन भी बेटा जी गलत हो गया। ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस वाला जो बर्थ के टाइम यूटेराइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। HCG, HPL, प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, ये दिख रहे हैं HCG, HPL, प्रोजेस्टोजन और एस्ट्रोजन, तो ये सारे हैं। आंसर कौन सा आ गया इसका? थर्ड आ गया। फिर HCG, प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन और ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड तो बच्चों एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। क्लियर? तो ये जो अपना क्वेश्चन है इसको आप एंडोक्राइन सिस्टम से भी मान सकते हो, और इस क्वेश्चंस को बेटा अपन जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है उसमें भी दे रखा है। वैसे तो रिप्रोडक्टिव वाले में ही 12th NCERT का अपना कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर, वहां ये मेंशन किया हुआ है। तो क्लियर? एक छोटी सी बात इसमें ये भी बच्चों ध्यान रख लेना, HCG जो बताया आपको, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये प्रेगनेंसी टेस्ट में यूज होता है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर ही ध्यान रख लियो कि गर्भावस्था परीक्षण में कौन सा हार्मोन? HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। क्लियर है? फंडे क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो सेकंड पे आते हैं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, देखियो क्या कहता है ये है बेटा जी कि द कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली, फिर से 12th NCERT का 4th चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। और मैं जब 2019 का पेपर सोल्व करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो चैप्टर है, जनन स्वास्थ्य वाला जो छोटा सा बेटा जी चैप्टर है, उससे कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार आपको नीट के एग्जाम में मिलेंगे, NCERT बेस्ड मिलेंगे। तो ये भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली
कैसे काम करती है जो सहेली गोली गर्भ निरोधक कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसका काम करने का तरीका। तो कॉन्ट्रासेप्टिव सहेली बेटा जी ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द यूट्रस प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, गर्भाशय में एस्ट्रोजन ग्राही को अवरुद्ध करती है। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि जो सहेली है, सहेली एक तो क्या बता रखा है इसको बेटा जी, नॉन स्टीरॉयडल होती है ना, नॉन स्टीरॉयडल। नॉन स्टीरॉयडल का मतलब इसमें स्टीरॉयडल हार्मोन नहीं होते। ये एक ऐसी पिल्स है जो नॉन स्टीरॉयडल है, बिना स्टीरॉयड हार्मोन के बनाई गई है। बाकी जैसे मालाडी वगैरह दे रखा है उसमें तो स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं बच्चों। सहेली में अपन ने एक ये भी बता रखा है वंस ए वीक होती है, सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है। और ये बेटा जी CDRI लखनऊ, ये भी पूछा जा सकता है कहाँ बनाई गई, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। और सहेली इसी को सेंट क्रोमेन नाम से, सेंट क्रोमन ये भी बोलते हैं। और बेटा जिसका जो काम करने का तरीका है, ये जो सहेली है वो एक्चुअल में सेंट क्रोमन जो होती है वो एंटी एस्ट्रोजेनिक होती है, एंटी एस्ट्रोजेनिक। ये देखियो एंटी एस्ट्रोजेनिक का मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन के एंटी होती है, स्टीरॉयड एस्ट्रोजन के एंटी होती है। तो ये क्या करेगी, अब एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उसकी एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम पता अपने को, जहां इंप्लांटेशन होगा, रोपण होगा, उस एंडोमेट्रियम को थिक करता है, ब्लड वेसल्स की वेस्कुलराइज करता है। तो जब एंटी एस्ट्रोजेनिक है तो एस्ट्रोजन यूटेराइन वॉल से कनेक्ट नहीं होगा, तो प्रॉपर जब एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी तो वहां इंप्लांटेशन या रोपण नहीं होगा। तो कहने का मतलब सहेली क्या करती है, ब्लॉक एस्ट्रोजन रिसेप्टर, उन एस्ट्रोजन ग्राहियों को ब्लॉक कर देगी और प्रिवेंटिंग एग फ्रॉम गेटिंग इम्प्लांटेड, रोपण की क्रिया को, हालांकि अंडा तो रोपित नहीं होता, वो जो जाइगोट ब्लास्टुला बेटा बनता है उसको इम्प्लांट नहीं होने देती। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट है वैसे, CDRI में तो बनी है, सेंट क्रोमन बोलते हैं, जो एंटी क्या है, एस्ट्रोजेनिक। ये एस्ट्रोजन रिसेप्टर का मॉड्यूलेटर होती है, मतलब यूट्रस में एस्ट्रोजन बाइंडिंग को रोक देती, इसलिए अपन इसको एंटी एस्ट्रोजेनिक बोलते हैं। ठीक है। और वैसे अगर एक नाम और याद रख सकते हो तो ये होती है सेलेक्टिव एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SERM बोलते हैं, सेलेक्टिव एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। एस्ट्रोजन रिसेप्टर को मॉड्यूलेट कर देती है, रूपांतरित कर देती है, तो वो एस्ट्रोजन यूट्रस की वॉल से फिर बाइंड नहीं हो सकता। क्लियर है। अब और ऑप्शन में देख लो, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, गलत है, ये तो एंटी एस्ट्रोजेनिक है। इट इज IUD कहाँ होती है बच्चों, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में, तो वो आ गई कॉपर टी वगैरह, तो ये भी गलत हुआ। पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव, पश्चमैथुन गर्भ निरोधक है, इसे कोइटस के बाद में नहीं पहले यूज किया जाता, प्री, तो ये गलत हो गए। तो अपना आंसर इसका क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। क्लियर है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा जी थर्ड क्वेश्चन देखियो क्या कहता है, फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, बिल्कुल 12वीं की NCERT का कौन सा चैप्टर, 3rd चैप्टर। और ये क्वेश्चन भी कहां से आया, NCERT से आया। तो नाम से समझ जाओ, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्म जब बनते हैं शुक्राणु प्रोडक्शन में, स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चों, स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन बोलते हैं ना। उसके 2 स्टेप है, एक तो उसमें PGC से क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, प्राइमरी जर्म सेल से शुक्राणु पूर्वी स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटिड से बच्चों क्या बनता है, स्पर्म बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, पता आपको। तो PGC से स्पर्मेटिड बनना, ये तो पहली स्टेज हो गई, और स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। वो क्या कहलाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो देख लो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, गलत है, स्पर्मेटिड थोड़ी बनेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, बिल्कुल स्पर्म का ही दूसरा नाम बच्चों स्पर्मेटोजोआ, ठीक है ना। वाइल इन स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन क्या है ये याद करो कि भी जो स्पर्म बने
शुक्राणु बच्चों जो बनते हैं उनका सिर, शुक्राणु का सिर किस में धंसा रहता है? सर्टोली सेल में। सर्टोली सेल से वो न्यूट्रिशन लेता है। उन सर्टोली सेल से स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में, अवकाशिका में आते हैं, या सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर निकलना, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। क्लियर? अरे वो 2-3 टर्म आते हैं ना, एक तो स्पर्मिएशन आता है, एक बच्चों इजेकुलेशन आता है, स्खलन बोलते हैं अपन, एक इंसेमिनेशन आता है, वीर्य सेचन। 3 वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले स्पर्मिएशन, सर्टोली सेल से स्पर्म का बाहर आना, सबसे पहले वहां से बाहर आएगा। इजेकुलेशन, स्खलन, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से स्पर्म का बाहर आना, नर जनन मार्ग से बाहर आना। और इंसेमिनेशन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में स्पर्म का, सीमेन का इंजेम्ड होना, वो कहलाता है इंसेमिनेशन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना, इंसेमिनेशन, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से बाहर आना, इजेकुलेशन, और सर्टोली सेल से आ रहा है तो स्पर्मिएशन। तो देख लो ऑप्शन दूसरा क्या कर रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म ठीक है, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, गलत। स्पर्मिएशन में स्पर्मेटिड थोड़ी बनेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल आर रिलीज्ड, गलत। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म ठीक है, वाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स। तो बेटा जी इसका आंसर कौन सा हो गया? 4th हो गया। क्लियर? तो स्पर्मियोजेनेसिस में तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, और स्पर्मिएशन में वो स्पर्म सर्टोली सेल से बाहर रिलीज होंगे। चलें आगे। चलो, ये क्वेश्चन भी अपना 12th एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर से आ गया था, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये भी वही रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही 12th एनसीईआरटी के 3rd चैप्टर से फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या पूछ रहा है बेटा जी? द एमनियोन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियोज डिराइव्ड फ्रॉम, मैमेलियन स्तनीय भ्रूण की जो एमनियोन है वो किससे बनती है? एमनियोन क्या होता है? हाँ, फिटस की वो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है ना, कौन कौन सी? एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस और योक सैक, पीतक कोष। इनको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां। देखो बच्चों, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक बिकॉज ये एम्ब्रियो नहीं बनाती है, भ्रूण का निर्माण नहीं करती, इसलिए एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है। और इसमें पहली दोनों इंपॉर्टेंट है, एमनियोन और कोरियोन। अब सीधा सा मैं बता देता हूं कि जो एमनियोन है ये तो बेटा जी बनती है एक्टोडर्म और मेसोडर्म से, और जो कोरियोन है वो सबसे बाहर होती है, वो बनती है ट्रोफोब्लास्ट, पोस्टकोरक और मेसोडर्म से। ये दोनों याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एमनियोन और कोरियोन। तो एमनियोन बनी किससे? एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म होता है। और कोरियोन ट्रोफोब्लास्ट वो पोस्टकोरक, पोस्टकोरक ब्लास्टुला वाली स्ट्रक्चर, ब्लास्टुला की सबसे बाहर होता है ना ट्रोफोब्लास्ट। तो ऐसे जो फीटस है, इस फीटस को कवर किए हुए ये ऐसी मेम्ब्रेन होती है बच्चों। पहली मेम्ब्रेन को हम एमनियोन बोल सकते हैं, और बिल्कुल जो आउटर कवरिंग है सबसे बाहर, इसको हम क्या बोल सकते हैं? कोरियोन। ये होती है एमनियोन। ये मान लो फीटस, और यहाँ भरा हुआ वो जो फ्लूइड है उसे बेटा जी क्या बोलते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड। उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। वही एमनियोटिक फ्लूइड जो कौन सी टेक्निक में काम आता है? एमनियोसेंटेंसिस। ठीक है, तो एमनियोन पूछा है तो एक्टोडर्म और किसकी बनी? मेसोडर्म की। ये पहला ही आंसर आ जाएगा, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। और कोरियोन अगर पूछते, ये सबसे बाहर वाली कोरियोन, ये ट्रोफोब्लास्ट एक्टोडर्म का एक पार्ट होता है, ट्रोफो एक्टोडर्म भी बोलते हैं, और साथ में किससे बनेगी? मेसोडर्म से। और एक और छोटी सी बात ध्यान रख लेना बेटा जी, कोरियोन जो है ना, यही कोरियोन आगे क्या बना देती है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा भी कोरियोन से, ये कोरियोन है, इसी पर वो फिर कोरियोनिक विलाई बनेंगे, और वही क्या फॉर्म करते हैं? प्लेसेंटा। क्लियर? चले तो आगे, चलो देर किस बात की, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ये लो, इसको आप इकोलॉजी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहीं भी इस क्वेश्चन को अपन मान सकते हैं कि इन ए ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, कि किसी देश की बढ़ती हुई जनसंख्या में, ग्रोइंग पॉपुलेशन में देखो किन की अमाउंट ज्यादा या कम होती है। तो बेटा जी वो 3 स्टेज बताते हैं ना अपन, एक तो बोलते हैं अपन रिप्रोडक्टिव स्टेज या रिप्रोडक्टिव एज, जनन प्रावस्था,
वो स्टार्टिंग वाले फर्स्ट चैप्टर में भी मिल सकता है। इससे पहले एक आती है प्री रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव के बाद थर्ड बेटा जी क्या बोल देंगे अपन, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो जनन प्रावस्था, जनन से पहले पूर्व जनन और बाद में पश्च जनन। तो जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, बढ़ती हुई जनसंख्या है, उसमें देखो क्या होता है, लिखा हुआ है ये भी एनसीईआरटी में ही, प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, इसके नंबर तो होंगे ज्यादा, इस वाले इंडिविजुअल ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव वाले मॉडरेट, मॉडरेट बोले तो मीडियम, और इनके नंबर होते हैं फ्यू या तो कम। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन में प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल तो ज्यादा होंगे, रिप्रोडक्टिव एज वाले मॉडरेट होंगे, मीडियम, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एज के बाद वालों की नंबर क्या होगी, कम होगी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है कि प्री रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स आर मोर देन रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। ठीक है, प्री की नंबर मोर, रिप्रोडक्टिव से वो ज्यादा, तो फर्स्ट ही जा रहा है, तो इसका आंसर आ गया फर्स्ट। क्लियर, चलें आगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या कह रहा है, सुनो, विच पार्ट ऑफ पोपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक। तो अपन ने 2019 का जब पेपर सोल्व करवाया था तो वहां बताया था कि जो आपका हेल्थ डिजीज वाला चैप्टर है उसमें इम्यूनिटी डिजीज और ड्रग वाले कौन से एक के क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो ये आपका 12th एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर से, 8th चैप्टर का क्वेश्चन, वो भी एनसीईआरटी से। तो 2019 में तो स्मेक का पूछ लिया था ना, हेरोइन, हेरोइन वाला क्वेश्चन, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। ठीक है, यहां बच्चों पूछा है, वहां स्मेक का था, देखो उसी से कनेक्टेड आ गया कि विच पार्ट ऑफ पोपी प्लांट इज यूज्ड टू ऑब्टेन द ड्रग स्मेक। स्मेक प्राप्त करने के लिए कौन से पोपी प्लांट का किस पार्ट को, तो पोपी प्लांट तो अपना पेपेवर, पेपेवर अफीम हो गया। तो अफीम के बेटा प्लांट के किससे, पेपेवर प्लांट का जो अनराइप कैप्सूल है, अनराइप फ्रूट है, कच्चा फल, उससे एक व्हाइट कलर का वो फ्लूइड आता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, लैटेक्स। इसी से तो वो अफीम, मोर्फिन वगैरह बनते हैं, मोर्फिन के फिर एसिटाइलेशन से हेरोइन बनती है, स्मेक जिसको बोला जाता है। तो इसका सेकंड आ जाएगा आंसर लैटेक्स से। क्लियर, चलो ये अपना हेल्थ डिजीज वाला ड्रग से रिलेटेड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा जी वेट कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल, हाँ 11th एनसीईआरटी का 16वां चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम। एक छोटी सी बात यहाँ भी बता दूं मैं, पिछले 5-7 ईयर के जब पेपरों का एनालिसिस पेपर्स का किया तो उसमें एक चीज़ निकल के आई कि बेटा जी जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला चैप्टर है इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल मिलेंगे। उसमें भी एक फिक्स से पॉइंट से जनरली क्वेश्चन आते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो टिथ का क्वेश्चन कई बार मिल जाएगा, दांतों से रिलेटेड। एक ये जो गैस्ट्रिक जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, जठर रस, अग्नाशय रस, उसके एंजाइम से कनेक्टेड एक क्वेश्चन भी जनरली पूछा जाता है। तो देख लो ये गैस्ट्रिक जूस वाले पार्ट से कई बार क्वेश्चन आए, इसलिए इंपॉर्टेंट बता देता हूं मैं इसको कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस्ट्रिक सेल्स इनडायरेक्टली हेल्प इन एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब, जहां भी बच्चों एरिथ्रो वर्ड आ गया मतलब किसकी बात कर रहा है, आरबीसी। एरिथ्रोपोएसिस का मतलब आरबीसी प्रोडक्शन, फॉर्मेशन, निर्माण। तो कौन सी सेल, चीफ सेल से तो वो एंजाइम आते हैं, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजन, म्यूकस से म्यूकस आएगा, गोबलेट से म्यूकस आएगा। पिछले 2019 में गोबलेट का क्वेश्चन था। पैराइटल सेल, भित्तीय कोशिकाएं, पैराइटल सेल का दूसरा नाम ऑक्जेंटिक सेल, आंसर 4th ही इसका। और ऑक्जेंटिक सेल से एक तो कौन आता है, HCl, एक बेटा जी इंट्रिंसिक केशल फैक्टर, याद आया, आंतरिक नेज कारक। और जो केशल फैक्टर है वो विटामिन B12 को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब। और B12 जो है वो क्या था, साइनोकोबालेमीन, साइनोकोबालेमीन। और ये B12 ही आरबीसी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। क्लियर। और वैसे ये भी बता सकते हो जो HCl है ना, HCl वैसे तो हम बताते हैं क्या करता है, मीडियम को एसिडिक करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। उसके अलावा बच्चों HCl जो है एक और फंक्शन ध्यान रखना, फेरिक को फेरस में भी कन्वर्ट करता है। फेरिक को किस में कन्वर्ट करता है, फेरस में। और फेरस इज कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो उससे अपन आरबीसी प्रोडक्शन से कनेक्टेड आपकी इनडायरेक्टली किसका रोल है, पैराइटल और ऑक्जेंटिक, जिससे आता है आंतरिक नेज कारक केशल फैक्टर जो B12 को एब्जॉर्ब करता है। B12 साइनोकोबालेमिन आरबीसी प्रोडक्शन को
बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, हो गया फंडा क्लियर। चलें फिर आगे, चलो क्वेश्चन नंबर बढ़े अपन 8 की ओर। ये लो मैच द कॉलम का क्वेश्चन 11th एनसीईआरटी का चैप्टर 18वां बॉडी फ्लूइड वाला, और ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, ब्लड से पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ब्लड की प्रोटीन का क्वेश्चन है बच्चों। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन 3 इंपॉर्टेंट ब्लड प्रोटीन है, प्लाज्मा में मिलती है। अब फाइब्रिनोजन आपको पता ही है किससे कनेक्टेड है, ब्लड क्लोटिंग से। प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन रक्त का थक्का बनाने वाली। ग्लोबुलिन बच्चों, ग्लोबुलिन आगे डिफेंस, इम्यूनोग्लोबुलिन सुरक्षा से कनेक्टेड, और एल्ब्यूमिन जो है वो ऑस्मोटिक बैलेंस, वो बीसीओपी ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर से कनेक्टेड है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन वैसे तो प्लाज्मा में बेटा जी 4% सबसे ज़्यादा यही होती है, फिर ग्लोबुलिन 2% होती है, और सबसे कम फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये आ गया आपका सर्कुलेटरी बॉडी फ्लूइड वाले चैप्टर से क्वेश्चन, ब्लड से कनेक्टेड। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आए। 9 आपका वही 11th एनसीईआरटी का 20वां चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले से, इसको भी मैं एनसीईआरटी का ही मान लूं। ट्रोपोनिन वाला पूछा है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन सा आयन, कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन बिकॉज कैल्शियम आयन कंकाली पेशियों के संकुचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों, तो पता ही है बेटा जी अपने को कि जो एक्टिन प्रोटीन होती है, ये एफ एक्टिन थी, डायग्राम से बता रखा है। एफ एक्टिन का जो एक्टिव साइट है भाई, मसल कॉन्ट्रैक्शन में एक्टिन को किससे जोड़ना है, मायोसिन से, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। लेकिन जनरली अपने को पता है बेटा एक्टिन के ऊपर, ये तो मान लो एक्टिन है, एक्टिन के ऊपर कौन सी प्रोटीन, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन को ढके रहती है। और ट्रोपोमायोसिन के ऊपर जगह जगह एक गोलाकार प्रोटीन कौन सी आती है, ट्रोपोनिन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर कौन आएंगे, कैल्शियम। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वो कैल्शियम वहां से आकर बच्चों किससे जुड़ेगा, इस ट्रोपोनिन से जुड़ेगा, और ट्रोपोनिन से जुड़ते ही वो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को वहां से हटा देगा। ठीक है, और जब ट्रोपोमायोसिन हटेगा, देख लो डायग्राम पे देखियो क्या हट गया, ये लो ट्रोपोमायोसिन हटा, हट गया, ये भी हट गया, ट्रोपोनिन हटती जो एक्टिन के एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल, वो ओपन हो गए, एक्सपोज हो गए। अब इन एक्टिव साइट पर आकर यहां हम किसको जोड़ देंगे, मायोसिन को, और जब एक्टिन से मायोसिन जुड़ेगा तभी मसल्स में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए कैल्शियम के 2 मेन फंक्शन आते हैं, और भी बता सकते हैं वैसे, ब्लड क्लोटिंग में, रक्त का थक्का बनाने में कैल्शियम काम आता है, और मसल के कॉन्ट्रैक्शन में भी। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, क्यों, बिकॉज बाइंड टू ट्रोपोनिन। ठीक है, ट्रोपोनिन से बंधित होता है, एंड रिमूव द मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट ऑन एक्टिन फॉर मायोसिन। तो जो एक्टिन के एक्टिव साइट है, सक्रिय स्थल है, उन्हें ओपन करेगा ताकि वो किससे जुड़ सके, मायोसिन से। जुड़ेंगे तभी मसल्स में बेटा जी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर क्या गया इसका, फर्स्ट गया। क्लियर, ये मसल्स वाले लोकोमोशन मूवमेंट का क्वेश्चन। चले आगे बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 10वें पे आए अपन। 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। फिर 11वीं एनसीईआरटी का 17th चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही, रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन है बच्चों, कि कौन सा विकार ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, व्यवसायिक श्वसनीय विकार है। तो ब्रीदिंग वाले चैप्टर का बिल्कुल लास्ट पेज ले लो, वहां जो डिसऑर्डर दे रखे हैं उन्हीं से क्वेश्चन है। और एक और आपको इंटरेस्टिंग काम की बात बता दूं कि ब्रीदिंग वाला जो चैप्टर है, श्वसन वाला चैप्टर है, उसके बेटा जी जो जो डिसऑर्डर एनसीईआरटी में दे रखे हैं वो सब एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो एम्फाइसेमा हो, वात स्फीति का कई बार क्वेश्चन आया है, ब्रोंकाइटिस हो, और चाहे ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो। और अपना जो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम, वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही रोग है, एक वायरल डिजीज है बच्चों, कोरोना जो अपने को पता है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी जो व्यावसायिक है, उद्योग धंधे काम से जुड़ा हुआ है, वो पत्थर की खदानों, माइंस में काम करते हैं ना, उनके वो लंग्स में डस्ट पार्टिकल, सिलिका वगैरह चले जाते हैं, तो उसमें आ गया ये सिलिकोसिस ही हो गया ना। सिलिकोसिस में किसका डिपोजिशन हुआ, सिलिका का। ऑक्यूपेशनल व्यवसाय से संबंधित है, फिर फाइब्रोसिस वगैरह हो जाता है। अब बेटा जी एंथ्रेसिस दे रखा है, ये भी ध्यान रख लेना,
ये बैक्टीरियल डिजीज है जो बेसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से होती है, मोस्टली जानवरों में होती है। बोटुलिज्म, ये भी देखो, बोटुलिज्म भी एक बैक्टीरिया ही है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालता है। और वात स्फीति एम्फाइसेमा हो ही गया, जिसमें एल्वियोलाई वायुकुपिका की दीवारें डैमेज हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है। और एक एंथ्रेक्स में बेटा जी ये भी ध्यान रख लेना, जो एंथ्रेक्स है ना, बेसिलस एंथ्रेसिस एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया के जो स्पोर है, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे चीजें, वो मैं आपको बताता चलूंगा। तो एंथ्रेक्स बेसिलस बैक्टीरिया है, उसके स्पोर, उसके बीजाणु, इनका यूज एज ए बायोवेपन भी किया गया। बायोवेपन, जैव हथियार के रूप में इनके स्पोर यूज हुए थे। मतलब इनके स्पोर को एयर स्प्रे कर दिया, फैला दिया गया, और ब्रीदिंग के साथ वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ गए, वहां उनसे डिजीज हो गई। तो जैविक हथियार के रूप में भी यूज किए गए स्पोर ऑफ बैसिलस एंथ्रेक्सिस बैक्टीरिया। ठीक है, आंसर इसका है सेकंड, सिलिकोसिस, डिपोजिशन ऑफ सिलिका, जो पूछा किससे है, रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर से। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोअन्स इन, ये भी 11वीं एनसीईआरटी का ही है वैसे। सेकंड चैप्टर में वो जो प्रोटोजोआ वाला बता रखा है, वहां क्वेश्चन पूछा है कि अपने को बताना बेटा जी, प्रोटोजोआ जो फाइलम है, प्रोटिस्टा किंगडम, इसकी 4 क्लास दे रखी है, पेज नंबर 21 और 22 पे 11th एनसीईआरटी का। तो प्रोटोजोआ में एक तो अपने को दे रखी है सीलिएटा क्लास है, एक बेटा जी फ्लैजिलेटा है, अमीबोइड है, एक स्पोरोजोआ क्लास है। ठीक है, 4 क्लास बता रखी है। सीलिएटा में तो सीलिया होते हैं, फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला होते हैं, अमीबोइड में लोकोमोशन सूडोपोडिया से होता है, स्पोरोजोआ में कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होती। तो ये पूछ रहा है, सीलिएट डिफर फ्रॉम अदर प्रोटोजोअन, सीलिएटा बाकी प्रोटोजोआ से भिन्न होते हैं, क्यों? तो देखो सीलिएटा का बेटा जी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है पैरामीशियम। पैरामीशियम, और पैरामीशियम का डायग्राम भी दे रखा है एनसीईआरटी में। और इस पैरामीशियम का एक फीचर है कि पैरामीशियम में न्यूक्लियस 2 होते हैं बेटा जी। एक बड़ा न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटे वाला जो न्यूक्लियस केंद्रक है वो कहलाता है माइक्रो न्यूक्लियस। तो सीलिएटा में केंद्रक मिलते हैं 2, जो बाकी प्रोटोजोआ में नहीं होते। तो ये देखो, हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियाई, इनमें 2 प्रकार के केंद्रक होते हैं जो बाकी प्रोटोजोआ में नहीं मिलेंगे। 2 में एक तो कैसा, बड़ा केंद्रक मैक्रो, छोटे वाला कौन सा, माइक्रो। इनके काम भी अलग अलग होते हैं। मैक्रो जो होता है ना, बड़ा केंद्रक, वो तो बेटा जी मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, और जो माइक्रो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को कंट्रोल करेगा, माइक्रो न्यूक्लियस, और मैक्रो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। क्लियर है? चलें तो आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, Which of the following feature is used to identify a male cockroach from a female cockroach? cockroach से भी जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपके 11th एनसीईआरटी के 7वें चैप्टर का है, और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लिया जाता है कि मेल और फीमेल कॉकरोच में डिफरेंस। तो अपने को पता है बच्चों कि जो मेल और फीमेल कॉकरोच है, बॉडी में 10 सेगमेंट होते हैं ना, एब्डोमेन में, बॉडी में तो 14 होते हैं, एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं उधर में। अब जो 10वां सेगमेंट है बच्चों, इस 10वें सेगमेंट पर तो और 9th सेगमेंट पे ये तो डिफरेंस है। जो 10th सेगमेंट है इस पर तो क्या लगा रहता है, वो एनल सरसाई, हिंदी में बोलते हैं गुदीय लूम, और 9वें सेगमेंट पर एनल या कोडल स्टाइल, गुदीय या पुच्छिए सूक, ये केवल मेल कॉकरोच में, ये फीमेल में। तो बाहर से देखकर हम मेल फीमेल को पहचान सकते हैं। इस फेनोमेनन को बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। ठीक है, तो नर कॉकरोच के 9वें सेगमेंट में, 9th सेगमेंट में क्या है, कोडल स्टाइल, जो फीमेल कॉकरोच में नहीं होती। जबकि बच्चों एनल सरसाई जो है वो दोनों कॉकरोच के 10वें सेगमेंट में मिलेगा। काम भी ध्यान रख लेना, एनल सरसाई का काम है साउंड रिसेप्टर, ध्वनि ग्राही, इसलिए इसको कॉकरोच के कान भी बोलते हैं, ईयर ऑफ कॉकरोच। और जो कोडल स्टाइल है वो रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है, वो केवल नर कॉकरोच में।
तो देख लो, ये रहा प्रेजेंस ऑफ कोडल स्टाइल, सेकंड आ गया। पूछिए सूख की उपस्थिति, वो केवल किसमें, इसमें मेल कॉकरोच में। पहला स्टेटमेंट है प्रेजेंस ऑफ बोर्ड शेप्ड स्टर्नम ऑन द नाइन्थ, ये तो बोर्ड शेप्ड तो ये बेटा जी फीमेल कॉकरोच में होती है स्ट्रक्चर। फोर विंग्स विथ, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एनल सरसाई, एनल सरसाई दोनों में होती है, मेल में भी और फीमेल में भी है, तो आंसर अपना जाएगा सेकंड। चलें तो आगे, चलो देर किस बात की, क्वेश्चन नेक्स्ट पर आए। अगला क्वेश्चन आपका टैक्सोनॉमी का 11वीं एनसीईआरटी का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम, ये भी एनसीईआरटी से ही है, लाइन टू लाइन पूछी है। क्या पूछा आपसे कि आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोप एंड गिजार्ड इन डाइजेस्टिव सिस्टम। कशेरुकियों के उस समूह को बताओ जिसमें क्रोप और पेशड़ी पाई जाती है। अब देखो बेटा जी, इसने वर्टिब्रेट ग्रुप लिख दिया, कशेरुकियों का ग्रुप। वर्टिब्रेट में कौन आते हैं, वही जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होती है। कौन कौन, तो वर्टिब्रेट से एक तो आप सीधा याद रख लो, वर्टिब्रेट्स परम, परम से याद रह जाएगा। पी से पाइसीज मछलियां, ए से एम्फीबिया, फिर आए रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, कशेरुकी होते हैं। अब वर्टिब्रेट में पूछा है जिनमें क्रोप और गिजार्ड, किस में होती है, क्रोप गिजार्ड, तो ध्यान रख लेना, क्रोप और गिजार्ड पीसने का काम, जो काम आप में दांत करते हैं, दांत फूड को मैस्टिकेट करते हैं। पक्षियों में बच्चों चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते, इसलिए वहां कौन मिलेगी, गिजार्ड। तो क्रोप और जो गिजार्ड है, ये स्ट्रक्चर बच्चों बर्ड्स में भी होती है, इंसेक्ट में भी होती है। ध्यान आया, 2019 में उसका कॉकरोच की एलिमेंट्री कैनाल की वो पार्ट पूछे थे सीक्वेंस में, वहां भी था। तो क्रोप और गिजार्ड कीटों में भी है और पक्षियों में भी है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वर्टिब्रेट का ग्रुप पूछा है, तो कीट वर्टिब्रेट थोड़ी होते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, पक्षी, बर्ड्स, एवीज, और बर्ड्स किस में आ गए, एवीज में आ गए, तो थर्ड हो गया। गिजार्ड का काम पीसना, क्रोप पक्षियों में बच्चों एक क्रोप मिल्क रिलीज करता है जो उन चूजों को न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, क्लियर हुआ टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन। चलें तो आगे, क्वेश्चन नंबर आगे 14 पे। 14 क्वेश्चन देखियो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डजंट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। फिर से एक मैं 11th एनसीईआरटी का टैक्सोनॉमी का ही क्वेश्चन बताऊंगा, इसको 4th चैप्टर का ही, हालांकि ये 4th में तो नहीं मिलेगा, ये आपको 7th चैप्टर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें मिल जाएगा। उसमें बेटा जी 3 एनिमल दे रखे हैं, कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग। ये केंचुए से कनेक्टेड क्वेश्चन आया है, हालांकि इसको अपन एनिमल किंगडम टैक्सोनॉमी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो ये पूछ रहा है कि किस जंतु में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। मेटामॉर्फोसिस कायांतरण होता ना, मेटामॉर्फोसिस का मतलब बच्चों लार्वा से क्या बनना, एडल्ट। तो लार्वा से जो एडल्ट बनता है उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो ये कह रहा है कि किस में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, तो देखो ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट तो है यूरोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा का ही दूसरा नाम है ट्यूनिकेटा, और इसका एग्जाम्पल वो हड़मान्या, हड़मान्या बोलते ना, हर्डमानिया, उसमें तो लार्वा होता है, एसिडियन टेडपोल लार्वा है, लार्वा है तो मेटामॉर्फोसिस है। मोथ बच्चों, मोथ, बटरफ्लाई वगैरह ये होते हैं, इंसेक्ट है, इनमें कैटरपिलर लार्वा होता है, बटरफ्लाई, मोथ, तितली वगैरह ये इंसेक्ट है। स्टारफिश, तारा मछली में भी एक लार्वा मिलता है, बाइपिनेरिया बताता हूं मैं आपको, इसमें भी लार्वा है। बट बेटा जी जो अर्थवर्म केंचुआ है, केंचुए में कोई लार्वा नहीं होता, और लार्वा नहीं है तो मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, अर्थवर्म फर्स्ट आएगा। चलें फिर आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन पर आए। क्या कह रहा है, फिर से 11th एनसीईआरटी के 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, एनिमल किंगडम वाला, टैक्सोनॉमी से बच्चों क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होमोथर्मल। कौन सा जंतु समतापी नहीं है, होमोथर्मल, समतापी। होमोथर्मल वो होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है, और बच्चों होमोथर्मल्स में 2 कैटेगरी रखते हैं अपन, एक तो पक्षियों को, एक मैमल्स को। ध्यान है, पक्षी और स्तनधारी ये 2 क्या होते हैं, होमोथर्मल, समतापी। 2019 में पूछा था कि ब्रेन का कौन सा पार्ट थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी इंपॉर्टेंट था, हाइपोथैलेमस। और 2 ऐसी कैटेगरी है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकती है, वो पक्षी है और मैमल्स है, हालांकि प्लेटिपस एक्सेप्शन अलग से आता है बच्चों। तो देख लो, इसमें नॉट ए होमोथर्मल, जो समतापी नहीं है,
इन दो के अलावा कोई समतापी नहीं होते। पहला ऑप्शन मैक्रोपस, मैक्रोपस क्या है रे, बोलो ज्ञानियों, कंगारू, कंगारू है मैक्रोपस, वो तो मैमल्स है। किलोन, कछुआ, ये रेप्टाइल है। एचएटी का एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है रेप्टिलिया, किलोन, कछुआ। कैमेलस तो कैमल है, ऊंट है, मैमल्स है। और सिटेकुला तोता, पैरट, और तोता क्या है, पक्षी है। तो होमोथर्मल कौन सा नहीं हुआ, ये रेप्टिलिया नहीं हुआ, दूसरा। बाकी तो मैमल्स और बर्ड्स है तो वो होमोथर्मल होते हैं। चलो बेटा जी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोर लिम्स ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स। आ गया अपना इवोल्यूशन का क्वेश्चन, 12th एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर। और मैं 2019 सॉल्यूशन में बता भी रहा था, इवोल्यूशन के भी 3 क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं और वो भी लगभग फिक्स टॉपिक से। एक तो होमोलोगस एनालोगस से आता है, इस बार आए थे 2018 में। हार्डी विनबर्ग से आता है, वो 19 में आपको मिल गया था। एक ह्यूमन इवोल्यूशन से आ जाता है, वो भी 19 में था। एक नेचुरल सिलेक्शन के वो 3 जो ग्राफ है बेटा जी, स्थायीकारी, स्टेबिलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव, वहां से बनता, वो भी 19 में था। 18 में होमोलोगस एनालोगस से आ गया। तो सीधा सा क्वेश्चन है, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर ऑफ फोर लिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट, ठीक है, वो बता रखा है एनसीईआरटी में, डायग्राम से भी बता रखा है। बैट, चमगादड़, ह्यूमन की दे दी, वेल दे दिया, चित्ता, इन सब के फोर लिम्ब तो सारे मैमल्स है, बेट, ह्यूमन, चित्ता। वो फोर लिम्ब हाथों की हड्डियां भी बेटा जी सेम है, वही ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, वही सब है। तो सिमिलरिटी है, ओरिजिन सेम है। बस सिंपल सा ध्यान रखो, अगर ओरिजिन सेम है, उत्पत्ति अगर समान है तो 100% वो होमोलोगस, समजात होंगे। तो इसमें पहला ही आ गया होमोलोजी, समजातता। तो वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट्स है एक ही कैटेगरी के हैं तो उनका ओरिजिन हमेशा सेम होगा, ओरिजिन सेम है तो हमेशा होमोलोगस होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें एनालॉजी और कन्वर्जेंट तो एक ही है। एडेप्टिव रेडिएशन बच्चों, अनुकूली विकिरण, अनुकूली में थोड़ा सा चेंज आएगा, वहां आपको ये बताएगा स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, ओरिजिन एक बिंदु से प्रारंभ होकर अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जा रहा है, दैट्स एडेप्टिव रेडिएशन। जिसका बेस्ट एग्जांपल है वो डार्विन की फिंच, ठीक है। यहां आंसर फर्स्ट इवोल्यूशन का क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 17, 17वां क्वेश्चन आया, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड, 12वीं एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर डिजीज वाला। तो एक डिजीज का क्वेश्चन भी बनता है, इन विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड, मच्छर से जो संचरित होती है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, लसिका वाहिनियों में चीरकाली शोथ, सूजन उत्पन्न करता है। कौन, बिल्कुल टांगों की लसिका वाहिनियों में। पहला ही आ गया हाथी पांव, एलिफेंटिएसिस हो गया। हाथी पांव में वो कौन था, वुचेरेरिया, टांगों की लिम्फ वेसल्स का इन्फेक्ट करता है, वहां संक्रमण करता है। और बेटा जी कौन से मच्छर से, हाँ फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो से। जबकि एनाफ्लीज आए तो मलेरिया हो गया, एडीज मच्छर की बात आए तो चिकनगुनिया, डेंगू, वो सब हो गए। और क्यूलेक्स मॉस्किटो से हाथी पांव रोग हो गया। तो आंसर इसका चला गया फर्स्ट। चलो फिर आगे, अगला क्वेश्चन नंबर 18, दूध को दही में बदलने वाला, तो वो तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। 10th माइक्रोब्स वाले चैप्टर से क्वेश्चन है ये। और उसमें फिर बदलने के बाद बेटा जी न्यूट्रिशन बढ़ जाएगा, तो ये तो सीधा सही है। कौन सा विटामिन मिलेगा उसमें, विटामिन B12, वही साइनोकोबालेमिन जो आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आए, Which of the following characteristics represent inheritance of blood group? अच्छा क्वेश्चन जेनेटिक्स का है बेटा जी, 12वीं एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर, और ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसको हम ब्लड से भी कोरिलेट कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, रक्त समूह की वंशागति में कौन कौन सी चीजें आती है। तो आपको ब्लड ग्रुप तो पता ही है, ए बी और ओ। अब उसमें अपने को पता है बेटा जी जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए का जीनोटाइप क्या होता है, IA और IO। तो ब्लड ग्रुप ए जो है वो डोमिनेंस हो गया ना, प्रभावितता। कैसे देखो समझ लो थोड़ा सा, मैंने लिखा IAIO, इसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा,
ए होगा, क्योंकि ए जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पर बेटा जी क्या है, प्रभावी है। तो केवल ए की जीन एक्सप्रेस होती है तब डोमिनेंस। तो ए ऐसी मैंने लिखा आई बी आई ओ, तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ, बी, बिकॉज बी भी ओ पर क्या है, डोमिनेंस। तो जहां एक प्रकट होता है तो ब्लड ग्रुप ए एंड बी, देखो ध्यान रखो, ए बी नहीं बोला मैंने, ए एंड बी बोला है, ये तो क्या शो करेगा, डोमिनेंस, प्रभावितता। ए बी ब्लड ग्रुप, हाँ ए बी, ये भी पूछा भी गया अलग से, आई ए आई बी, तो ए और बी तो बराबर के प्रभावी है, तो दोनों एक साथ आएंगे तो ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा, ए बी। और बेटा जी दोनों साथ साथ आना क्या कहलाया, कोडोमिनेंस, सह प्रभावितता। और एक ये मल्टीपल एलील होता ही है, बहुयुग्म विकल्पिता। आई जीन है, इसके 3 एलील है, आई ए, आई बी और आई ओ। तो जहां बेटा जी वैसे तो जीन के 2 ही एलील होते हैं नॉर्मली, लेकिन 2 से ज्यादा एलील होना क्या कहलाया, मल्टीपल एलील। तो अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लड ग्रुप देखो क्या क्या समझाता है, डोमिनेंस भी समझाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप, ए और बी, कोडोमिनेंस भी समझाएगा, कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी, और मल्टीपल एलील का तीनों ए बी ब्लड ग्रुप इट बेस्ट एग्जांपल ऑफ बहुयुग्म विकल्पिता, उसको अपन बोल देंगे मल्टीपल एलील। और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं बताता, ना ही पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो इसमें पहले तीनों ए बी सी कहाँ दिख रहा है आपको, सेकंड, तो ये तीनों आ गए, ये अपने जेनेटिक्स 12th एनसीईआरटी का 5th चैप्टर, वहाँ बच्चों मिल जाएगा। अच्छा क्वेश्चन आया था, क्लियर है फंडा। चलो फिर आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। फिर से पहुंच गए अपन 12th एनसीईआरटी के 8वें चैप्टर में, डिजीज वाले में। हालांकि इसमें कुछ डिजीज आउट ऑफ एनसीईआरटी बच्चों दी थी, तो आपको बता भी रहा था मैं कि आउट ऑफ 90 में से 70 to 75 क्वेश्चंस के लमसम आपको एनसीईआरटी कवर दे देती है, मिल जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी अप्लाइड टाइप के भी आते हैं। तो इसमें देख लो, ऑटो इम्यून डिजीज समझ गए ना, स्वप्रतिरक्षी विकार 2019 में भी मिला था अपने को, माइस्थेनिया ग्रेविस आया था। ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट एक्टिवेट होकर एंटीबॉडी बनाने लग जाता है। तो कौन सा ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, पहला बच्चों सोरियासिस, ये स्किन से कनेक्टेड डिजीज है। सोरियासिस त्वचा से रिलेटेड डिसऑर्डर है, इसमें स्किन सेल्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने लग जाती है, तो सोरियासिस तो ऑटो इम्यून डिजीज होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बेटा जी किसके अगेंस्ट, साइनोवियल मेम्ब्रेन, वो साइनोवियल झिल्ली जो होती है 2 बोन्स के जॉइंट के पास, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। अल्जाइमर डिजीज ये ब्रेन नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, ब्रेन के टिश्यू डिजेनरेट हो जाते हैं, और ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं होता, एज के साथ होता है। एज के बढ़ने के साथ साथ मेमोरी कमजोर हो जाती है, डिमेंशिया हो जाता है, अल्जाइमर। और विटिलिगो सफेद दाग, ये भी बच्चों त्वचा की स्किन की जो सेल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। स्किन पे मेलानिन नहीं बनता, मेलानिन समझ गए, पिगमेंट जो आपकी स्किन को कलर देता है। बिना मेलानिन के स्किन में सफेद दाग हो जाते हैं, व्हाइट पैचेज हो जाते हैं, उन्हीं सफेद दाग को बोला जाता है विटिलिगो। तो इसमें थर्ड जो अल्जाइमर डिजीज है वो ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। चलें तो चलो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, पढ़ लो। अमंग द फॉलोइंग एग्जाम्पल, फिर से इवोल्यूशन का वही मिलता जुलता क्वेश्चन दे दिया, होमोलोगस वाला, एक बार फिर से एक जैसा क्वेश्चन रिपीट हो गया। अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, होमोलोगस है तो डाइवर्जेंट है, समझ गए। अरे ओरिजिन एक जगह से हो रहा है, मैंने लिखा ए और बी दोनों का ओरिजिन सेम है, एक जगह से फैलना अलग अलग जाना, डाइवर्ज होना, डाइवर्जेंट। और बेटा जी इसको मैं ऐसे बता दूं, ये आया ए ये बी, यहां ए और बी का ओरिजिन अलग अलग है तो वो क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट। ओरिजिन सेम है तो डाइवर्जेंट, ये तो पता ही है ना अपने को, बस ठीक है। तो देख लो क्या कर रहा है, इन सेट में डाइवर्जेंट कौन दिखा रहा है, डाइवर्जेंट का मतलब होमोलोगस और कन्वर्जेंट एनालोगस। तो 4 लिम्स ऑफ मैन, बेट एंड चीता। एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट पूछ रहा है।
जो डाइवर्जेंट नहीं दिखा रहा है, इनकरेक्ट पूछा है बच्चों। 4 लिम्स ऑफ मैन बेड चीता भी आ गया था पीछे वाले उस क्वेश्चन में भी, तो ये तो डाइवर्जेंट ही है, तीनों वर्टिब्रेट्स है, होमोलोगस है। हार्ट ऑफ बेट मैन एंड चीता, चमगादड़ मानव और चीता, इन तीनों का हृदय, तीनों का हार्ट मेसोडर्म से बनता है, ओरिजिन सेम है तो होमोलोगस है, डाइवर्जेंट है। ब्रेन ऑफ बेट मैन और चीता, वही तीनों मैमल्स का ब्रेन सब में एक्टोडर्म का बनता है, तो बच्चों फिर ओरिजिन सेम हो गया। आई ऑफ ऑक्टोपस बेट और मैन, ऑक्टोपस कौन है? मोलस्का बोले तो नॉन कॉर्डेटा, और ये बेटा जी दोनों कौन है? कॉर्डेट। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट का ओरिजिन कभी भी सेम नहीं हो सकता, और जब ओरिजिन सेम नहीं है तो कौन कन्वर्जेंट हुआ, एनालोगस हुआ, तो इनकरेक्ट, जो डाइवर्जेंट शो नहीं करेगा, आंसर आ गया फोर्थ। और ये लास्ट वाला ना ऑक्टोपस वाला, ये आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा। ठीक है, फंडे क्लियर। तो कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कभी भी सेम नहीं होगा। चलो फिर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। लो, मेज द कॉलम का अलग से क्वेश्चन आ गया। 2019 में भी 6-7 क्वेश्चन आ गए थे मेज द कॉलम के। ये आपका 11वीं एनसीईआरटी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19 में से पूछा गया है, और सारे जो डिसऑर्डर बोर्ड पे दिख रहे हैं वो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। हेलो, पहला ग्लाइकोसूरिया, यूरिन के साथ ग्लूकोज, डायबिटीज, तो ग्लाइकोसूरिया मिला लो कहाँ है? ये रहा प्रेजेंस ऑफ नेफ्राइटिस ग्लूकोज इन यूरिन, तो यूरिन में ग्लूकोज आना, मूत्र के साथ ग्लूकोज आना, ग्लाइकोसूरिया। गाउट, गठिया में किसका जमाव? जॉइंट में यूरिक एसिड जम गया बच्चों, कहाँ है? ये रहा, ये एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट, यूरिक अम्ल का जमाव। रेनल कैलकुली, पथरी, वो कैल्शियम ऑक्सलेट जमा हो जाते हैं। मास ऑफ क्रिस्टलाइज्ड साल्ट विद इन किडनी, वृक्क की पथरी। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इटिस लग गया तो उसमें क्या आ गई? सूजन, ये आ गई इटिस है। ग्लोमेरुलो, ये नेफ्राइटिस है ना बेटा जी, ये मिसप्रिंट होके आ गया, इधर है, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मीन क्या हो गया? इटिस लग गया तो हमेशा इन्फ्लामेशन। क्लियर कर देना एडजस्ट, मैच द कॉलम। चलो फिर आगे, अगला जो अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 फिर से एक मैच द कॉलम का आ गया, उसी एक्सक्रीटरी से ही। ये लो, सेम चैप्टर से 2 आपके पास आ गए मैच द कॉलम, और दोनों एनसीईआरटी बेस्ड लिख रहा हूं, एनसीईआरटी बेस्ड। देख लो, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, यूरिन मैकेनिज्म की स्टेज है, परानिस्यंदन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ होता है? ये ग्लोमेरुलस, कॉमन कैप्सूल मिला के क्या बोलते हो? मालपीजियन बॉडी। तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहाँ आ गया? ये रहा बेटा जी, मालपीजियन कार्पसल्स, मालपीजियन कणिका। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, मूत्र को कंसंट्रेट कौन करता है? सांद्रित कौन करता है? हेनले का लूप। हेनले का लूप पानी को एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए मूत्र 4 गुना अधिक सांद्रित बनता है, पता ना अपने को। ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, यूरिन को लेकर कौन जाता है? यूरेटर। किडनी में जो यूरिन बना उसे ब्लेडर तक कौन लेके गई? यूरेटर, मूत्रवाहिनी। और यूरिन का संचय, स्टोरेज कौन करता है? यूरिनरी ब्लेडर। आपका मूत्राशय बेटा जी 800 से 1000 मिलीलीटर यूरिन को क्या कर सकता है? स्टोर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? निसल बॉडी, नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर, 11th एनसीईआरटी का 21वां चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी बेस्ड। हालांकि एनसीईआरटी में निसल बॉडी दे रखा है, वो आरईआर से बनते हैं, ये नहीं बता रखा, थोड़ा सा टेक्निकल आउट ऑफ एनसीईआरटी मान सकते हैं। निसल बॉडी ध्यान आएगा बच्चों, ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन में यहाँ ये साइटोन में प्रेजेंट होती है निसल बॉडी, एक्सोन में नहीं होती, साइटोन डेंड्रोन में होती है। और जो निजल बॉडी है वो एक्चुअल में किसकी बनी होती है? आरईआर और आयरन की, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आयरन से बनी है। आरईआर से बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इनका काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। तो देख लो, प्रोटीन लिपिड नहीं है, डीएनए आरएनए नहीं है, न्यूक्लिक एसिड और एसईआर नहीं है, ये फोर्थ आ गया आरईआर। रफ पे कौन मिलेंगे? राइबोसोम, इसलिए प्रोटीन का संश्लेषण। क्लियर? चलो तो फिर क्लियर आ गया, तो देर किस बात की। क्वेश्चन 25 आपका इंतजार कर रहा है।
हाँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं बता ही रहा था आपको कि डाइजेस्टिव से एक दांत से रिलेटेड, टिथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाता है। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का कि अपने में ह्यूमन डेंटिनेशन में कौन कौन से दांत होते हैं। थीकोडाइफ, होमोफोन तो कहाँ है, थीकोडाइफ, दूसरा आ गया बस। थीकोडोंट गर्तदंती जो जा सॉकेट में धंसे रहते हैं। डाइफायोडोंट लाइफ टाइम में 2 बार आते हैं, द्विबार दंती। और हेटेरोडोंट विषम दंती, स्ट्रक्चर फंक्शन अलग अलग, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो आंसर आ गया सीधा सा इसका सेकंड। क्वेश्चन नंबर चलो 26 है मैनी राइबोसोम। इसको मोल बायो में भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसको सेल बायो में भी ले सकते हो। वही बेटा जी, जब आरएनए से जब राइबोसोम ट्रांसलेशन जो प्रोसेस होती है ना, ट्रांसलेशन में राइबोसोम से वो एमआरएनए कनेक्ट होता है, ठीक है। बहुत सारे राइबोसोम से एमआरएनए जुड़ा हुआ है, फिर बेटा जी एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो ये कई सारे राइबोसोम जब एमआरएनए से जुड़े रहते हैं उसे बोला जाता है पोलीसोम, पोलीराइबोसोम या इर्गोसोम भी बोल देते हैं, एर्गोसोम भी बोलते हैं ना। तो पोलीसोम, पोलीराइबोसोम, एर्गोसोम। तो इसमें आंसर आ जाएगा फर्स्ट पोलीसोम। क्लियर, पोलीराइबोसोम और इर्गोसोम भी बोल देते हो। नेक्स्ट बच्चों चलो फिर क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा कथन गलत है। ये भी आपका चाहे अपने रेस्पिरेशन से मान लो या बोटनी वाले रेस्पिरेशन से मान लो, सीधा सा क्वेश्चन आ गया। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो मैंने कहा था ना इनकरेक्ट करेक्ट है तो बेटा जी पहले उनको हाईलाइट कर लो ताकि ध्यान रहे अपने को। एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, टीसीए ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड क्रेब साइकिल प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, सही हो गया है। तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोसोल में होता है, सही है। ग्लाइकोलाइसिस तो साइटोप्लाज्म में चलता है। ग्लाइकोलाइसिस ऑपरेट एज लॉन्ग इट इज सप्लाइड विद NAD दैट कैन पिक अप हाइड्रोजन एटम, तब तक चलेगा जब सप्लाई होती रहे, सही है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस इन आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बेटा जी गलत। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकन जो ETS था ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो कहाँ होती है, आउटर में कि इनर में, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया। चले तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 27। अगला क्वेश्चन बेटा जी 28 पे। तो 28 वाला क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डजंट अकर इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको सेल बायो से, मोल बायो से, किसी से कनेक्ट कर लो कि कौन सी इवेंट है जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER से डजंट, ये डजंट वगैरह है ना इनकरेक्ट करेक्ट, तो इनको हाईलाइट कर लिया करो, बार बार बोल रहा हूं मैं, समझ रहे हो ना। तो रफ RER से कनेक्ट कौन सी नहीं है, तो देख लो मुझे तो सीधा ही दिख रहा है, फोस्फोलिपिड सिंथेसिस। लिपिड बेटा जी जहां भी आए तो वो तो कनेक्टेड किससे होगा, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो RER से कनेक्ट नहीं होता। और ऑप्शन में प्रोटीन से कनेक्टेड तो होता है RER, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन भी होता है, प्रोटीन ग्लाइकेन वो उसका सफिक्स होता ना कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड के लिए। क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये सिग्नल पेप्टाइड बेटा जी बोलते हैं कि जब प्रोटीन बनता है, एमिनो एसिड की चेन बनती है, तो इस एमिनो एसिड की चेन का जो एन टर्मिनल होता है, 2 टर्मिनल होते हैं N और C, एन एमिनो सी कार्बोक्सिलिक, ध्यान आपको, एन टर्मिनल की साइड में कुछ एमिनो एसिड का जो ग्रुप होता है उसे बोलते हैं सिग्नल पेप्टाइड या पेप्टाइड की छोटी चेन, वही होता है। उसमें भी काम आ गया, तो पेप्टाइड प्रोटीन से रिलेटेड है तो RER यूज होगा। लिपिड की बात आई तो SER ना कि RER, तो आंसर गया फोर्थ। क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है आपसे, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फिर सेल बायो से कनेक्टेड क्वेश्चन, क्रोमोसोम का क्वेश्चन, तो ये भी ध्यान रख लेना, क्रोमोसोम से कनेक्टेड क्वेश्चन भी बेटा जी लगभग आपको हर एग्जाम में मिल जाएंगे। तो इनकरेक्ट ही पूछ रहा है आपसे, गलत। लेम्ब्रस और पोलिटीन, 2 अलग से क्रोमोसोम आते हैं ना, लेम्ब्रस, डिप्लोटीन बाइवेलेंट क्रोमोसोम, ठीक है, डिप्लोटीन स्टेज में बनते हैं लेम्ब्रस क्रोमोसोम। लेम्ब्रस जो मेनली आपको कहाँ मिलेंगे, एम्फीबिया, बर्ड्स, इनमें, हालांकि मैमल्स में तो नहीं होते, एम्फीबिया में, बर्ड्स के एग में ये मिलते हैं लेम्ब्रस क्रोमोसोम। एलोसोम, ऑटोसोम 2 होते हैं। एलोसोम बेटा जी सेक्स क्रोमोसोम हो गए, X और Y।
रिमेनिंग को आप ऑटोसोम बोल देते हो, ठीक है, सही है। सब मेटासेंट्रिक एल सेप्ड क्रोमोसोम, ठीक है, ये बेटा जी एल सेप्ड में क्या होता है, भुजाएं छोटी बड़ी होती है, सेंट्रोमियर बीच से थोड़ा साइड में, तो इनकी शेप कैसी होती है, एल सेप्ड, सब मेटासेंट्रिक। पॉलीटीन क्रोमोसोम, oocyte ऑफ क्रोमोसोम इन एम्फीबियंस, ये गलत हो गया। पॉलीटीन जो है वो अपने को किस में मिलेंगे, इंसेक्ट में। इंसेक्ट भी स्पेशली जो डायप्टेरन्स इंसेक्ट होते हैं, डिप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट है जिसमें ड्रोसोफिला आती है, उनमें बेटा जी मिलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, और वो भी बड़े क्रोमोसोम है जो डीएनए रेप्लिकेशन तो होता रहता है। इनमें ऐसा होता है कि सेल में डीएनए रेप्लिकेशन तो होता रहेगा, बट बेटा जी सेल डिवीजन नहीं होगा, तो सेल डिवाइड नहीं हो रही, एक ही सेल है, उसमें बार बार डीएनए रेप्लिकेशन होता गया तो क्रोमोसोम की साइज बढ़ जाती है, नॉर्मसली बढ़ जाएगी, उसी को हम बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। जो एम्फीबियंस की वजह से गलत हुआ ये मिलेगा इंसेक्ट में, और इंसेक्ट भी कौन से, डिप्टेरा, जिसमें कौन, ड्रोसोफिला को भी कंसिडर करते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आए, अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, मॉल बायो का, और मॉल बायो में बेटा जी जो लैकोपेरोन है, इससे भी जनरली आपको एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। 2019 में मेस द कॉलम आ गया था, लेक जेड जीन, बाई जीन, ए जीन, यहां सीधा ही पूछ लिया कि कौन सा ओपेरोन का पार्ट नहीं है, तो ओपेरोन में प्रमोटर, इनहिबिटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन तो आती है, प्रमोटर हो गया, इनहिबिटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन तो है, ऑपरेटर भी है, स्ट्रक्चरल जीन भी है, प्रमोटर भी है। एनहेंसर वहां कहीं नहीं हमने पढ़ा था, तो एनहेंसर ओपेरोन का भाग नहीं है, वो जनरली यूकैरियोट्स के रेफरेंस में आता है, जबकि ओपेरोन जो था वो प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया, ई कोलाई के बारे में बता रखा था, और बताने वाले साइंटिस्ट भी पूछे गए हैं, जैकब एंड मोनार्ड, वो भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलें आगे, चलो 31 आया, जेनेटिक्स का क्वेश्चन, सीधा सा और एक अच्छा क्वेश्चन। ए वुमन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम, दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई। फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, वो बेटा जी एक्स क्रोमोसोम बच्चे में जाएगा, छोरे में जाएगा, छोरी में जाएगा, दोनों में जाएगा। तो यहाँ मैं फंडा क्लियर ही कर लेता हूँ कि डबल एक्स और दूसरा ये हमने लिखा एक्स वाई, अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया में यूज भी होता है कंसेप्ट। तो माँ के क्रोमोसोम बेटा जी मैंने येलो कलर में डबल एक्स दिखाए हैं, फादर का एक्स मैंने रेड पिंक कलर में आपको बता दिया। तो इसके गैमेट बने यहाँ, वैसे तो एक ही बना लो कॉमन, लेकिन मैं दो बना के भी बता देता हूं। इसके यहां बन गए एक्स और वाई। अब ये क्रॉस से देख ही लो सीधा, फर्स्ट इसमें 11x, इसमें y, x, y, इसमें आ गया x, इसमें एक आ गया एक्स वाई, डबल एक्स, एक्स वाई। तो देख लो मदर का जो x है बेटा जी उसको अपन ने किससे लिखा है, येलो से। तो माँ का x देख लो डॉटर में भी आ रहा है और सन में भी जा रहा है, दोनों में जा रहा है। फादर का x अपन ने रेड कलर से दिख रहा है आपको, फादर का जो x दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, देखो ये रहा, फादर का x यहाँ है और एक फादर का x यहाँ है। तो फादर वाला जो x है बेटा जी वो हमेशा डॉटर में जाता है, लड़कियों में जाएगा, संतानों में भी गर्ल्स में जाएगा, जबकि माँ का x है वो डॉटर और सन दोनों में जाता है। आ गई बात समझ में। इसीलिए कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया अगर फादर को हो तो कभी भी सन में ट्रांसफर नहीं होगा, वो केवल डॉटर में ट्रांसफर होगा फादर से। तो वुमन हैज क्या, एक्स लिंक कंडीशन ऑन हर एक्स क्रोमोसोम, तो किसमें इनहेरिटेड होगा, ओनली डॉटर गलत, ओनली सन गलत, ओनली ग्रैंडजेंडर गलत, फोर्थ बोथ सन्स एंड डॉटर, वो पुत्र और पुत्रियों दोनों में ट्रांसफर होता है। आंसर इसका आ गया फोर्थ। अच्छा क्वेश्चन जेनेटिक्स का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 मेस द कॉलम आ गया, और ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेटा जी 12th एनसीईआरटी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेंस्ट्रुअल साइकिल से क्वेश्चन आया है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टेजेस 28 डेज का जो पीरियड होता है जिसमें ओवम बनता है, आर्तव चक्कर, उसकी स्टेजेस बच्चों, पहली स्टेजेस तो आती है ब्लीडिंग फेज जिसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, फिर आती है फॉलिकुलर फेज या प्री ओवुलेटरी फेज पता अपने को, फिर बेटा जी ओवुलेशन और पोस्ट ओवुलेशन जिसको ल्यूटियल फेज भी बोला जाता है, ध्यान है ना।
ब्लीडिंग फेज तो 3 से 5 दिन, फॉलिकुलर 6 से 13 दिन, ओवुलेशन 14वें दिन, और ये 15 से लास्ट 28 डेज तक। बस मैच द कॉलम कर लो। तो फर्स्ट है प्रोलिफरेशन, फॉलिकुलर फेज का दूसरा नाम है प्रचुरोद्भवन प्रावस्था, जिसमें नया ग्राफिन फॉलिकल बनता है, तो प्रोलिफरेटिव को फॉलिकुलर फेज बोल दो। सिक्रीटरी, ये ल्यूटियल फेज का दूसरा नाम है स्त्रावी प्रावस्था, जिसमें क्या बनेगा, ल्यूटियल इसलिए बोला क्योंकि इसमें बनता है कार्पस ल्यूटियम, और वो क्या सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन। और मेंस्ट्रुएशन, वही ब्लीडिंग फेज जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, तो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग टूटती है, ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, तभी ब्लीडिंग होता है, इसलिए इसको ब्लीडिंग फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने बोर्ड पर। अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज, क्वेश्चन पूछा इवोल्यूशन से, इवोल्यूशन में एनसीईआरटी से 2019 में भी यहीं से आया था, वो अपन सॉल्यूशन में बता रहे थे ना। ह्यूगो डी व्रीज के म्यूटेशन के अकॉर्डिंग क्या था, वो डायरेक्शनल लेस और स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस आया था ना, दिशाहीन होते हैं, वही रैंडम होते हैं वो। ये पूछ रहा है वो साल्टेशन वर्ड के बारे में कि अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी व्रीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, उसके लिए बेटा जी क्या वर्ड दिया था उन्होंने, साल्टेशन। और साल्टेशन क्या था, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, बड़े उत्परिवर्तन एक स्टेप पर। तो म्यूटेशन भी किसकी देन थी, ह्यूगो डी व्रीज की। ह्यूगो डी व्रीज से पहले एक साइंटिस्ट आए थे, मैं इनका भी बता देता हूं, डार्विन आए थे बच्चों। डार्विन, जिसको डिसकंटिन्यूअस और म्यूटेशन के बारे में नॉलेज नहीं था, डार्विन ने जो वर्ड दिया था ना वो भी ध्यान रख लेना। इन्होंने स्पोर्ट बोला था एक, तो एक फ्लक्चुएशन वर्ड दिया था, विचलन। तो डार्विन के जो दो वर्ड थे, स्पोर्ट एंड फ्लक्चुएशन, वही डार्विन स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बताया था, अस्तित्व के लिए संघर्ष होता है, नेचुरल सिलेक्शन की जिन्होंने बात की थी। और जो ह्यूगो डी व्रीज है बेटा जी, इन्होंने साल्टेशन और म्यूटेशन। ठीक है, तो यहां आंसर आपका क्या गया, साल्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको क्लियर करते हुए क्वेश्चन 34 जो क्वेश्चन है वो आपका मोल बायो का एनसीईआरटी से। और बेटा जी ये जब मोल बायो की आप एक्सरसाइज सोल्व करोगे ना, मैं कहता भी हूँ एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी का रीडिंग, उसकी समरी, इवन एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे ना हर चैप्टर के पीछे, उनको भी बेटा जी सोल्व कर लिया करो, उनसे भी कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे यही मिल गया, एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइज में पूछा हुआ है, आपको कोई एक सीक्वेंस दे दी डीएनए की, उससे आपको mRNA बनाना, बना लोगे। डीएनए में दो सीक्वेंस होती है, कोडिंग और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तो 5 to 3 जो होता है वो तो कोडिंग स्ट्रैंड हो गया, 3 to 5 है बेटा जी, इसको नॉन कोडिंग या टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं अपन। ठीक है, तो बताइए। और आरएनए हमेशा किससे बनता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनेगा 5 to 3 डेज। तो डीएनए से आरएनए आप दो तरीकों से बना सकते हो, या तो देखो मैं सीधा बता दूं कि आपके पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उससे आरएनए बना लो कॉम्प्लीमेंट्री, या कोडिंग स्ट्रैंड से सीधा ही बना लो। ठीक है, तो अगले ने सीक्वेंस दी आपको किसकी, कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे दी बेटा जी। जैसे मैंने वो AGG थोड़ी सी लिख के बता दूं, TAT, ये कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस है, आरएनए बनता है टेम्पलेट से। तो या तो एक तरीका है कि पहले कोडिंग को कन्वर्ट करो किसमें, टेम्पलेट में, वो कर लेंगे अपन, ए के सामने TCCATA, ये टेम्पलेट आ गई। अब इस टेम्पलेट से क्या बनाओ, आरएनए बनाओ। पहला तरीका तो ये, तो टी है, थाइमिन के सामने कौन, एडेनिन, सी के सामने ग्वानिन, ग्वानिन एडेनिन के सामने थाइमिन नहीं आएगा, आरएनए में यूरेसिल आ जाएगा, फिर टी के सामने ए के सामने यू, ये आरएनए की सीक्वेंस आ गई। एक तरीका तो ये, जो थोड़ा सा टिपिकल लेंथ ही मान लो। दूसरा तरीका है कि ऐसे नहीं करके सीधे ही कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस को लिख दो, कोडिंग स्ट्रैंड को एज इट इज लिख दो। बस ध्यान ये रख लो कि वहां जहां थाइमिन है उसकी जगह आप क्या लिख दो, यूरेसिल ले आओ, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता। बस क्लियर है, तो ये लिख दी मैंने AGG, थाइमिन की जगह क्या लिख दिया, यूरेसिल। बस, तो कोडिंग दी है, सेम टू सेम लिखते रहो, थाइमिन की जगह अपने को क्या लिखना है, यूरेसिल। ये पहला ही आ रहा है, मैच कर लेना, आप देख लेना, क्लियर है। तो ये बेटा जी मोल बायो का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा। Which of the following, ये लो 11th एनसीईआरटी का एंडोक्राइन लास्ट चैप्टर 22nd चैप्टर का ये क्वेश्चन, Which of the following is एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन, बिल्कुल एनसीईआरटी में दे रखा है
कि ये कौन सा हार्मोन है जो एमिनो एसिड से बना है, तो बेटा जी हार्मोन या तो प्रोटीन से बनते हैं या तो स्टेरॉइड से बनते हैं। स्टेरॉइड मैंने आपको बताया था, स्टेरॉइड से एक तो आप गोनेड वाले हार्मोन याद रख लो, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले, बाकी सारे प्रोटीन है। और एमिनो एसिड डेरिवेटिव में एक याद रखने का तरीका, वो 10 से अपन बोलते ही हैं, TEN से याद रख लेना। T से आता है T4 थायरोक्सिन, E से आता है एपिनेफ्रिन, N से आ गया नोर एपिनेफ्रिन। अरे एपिनेफ्रिन जिसको हम क्या बोल देते हैं, एड्रीनेलिन। ये 3 ऐसे हार्मोन है जो एमिनो एसिड के व्युत्पन्न से बनते हैं। कौन सा एमिनो एसिड? हाँ बिल्कुल, कौन सा एमिनो एसिड? टायरोसिन। कौन सा एमिनो एसिड? टायरोसिन एमिनो एसिड। इसेंशियल है कि नॉन इसेंशियल, आवश्यक है कि अनावश्यक है? सोचो, बायोमोलिक्यूल की बात है, नॉन इसेंशियल होता है, दिमाग लगाना। अब एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और थायरोक्सिन, ये है एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। तो ऑप्शन पहला ही आ गया, एपिनेफ्रिन। इनको बेटा जी कैटेकोलेमिन्स भी बोलते हैं, ध्यान आया ना? टायरोसिन एमिनो एसिड से बनते हैं। दूसरा इग्डाइसन भी देख लो, इग्डाइसन क्या है? ये इंसेक्ट में, कॉकरोच में मिलेगा। मोल्टिंग हार्मोन होता है, निर्मोचक हार्मोन, वो पुरानी आउटर काइटिन को हटाने वाला इंसेक्ट का। एस्ट्राडायोल, ये एस्ट्रोजन ही है। एस्ट्रायोल, ये भी एस्ट्रोजन का ही मॉडिफाइड है। एस्ट्रोजन की वैसे 3 कैटेगरी आती है, एस्ट्राडायोल, एक ये दे रखा है एस्ट्रायोल, एक एस्ट्रोन। ये एस्ट्रोजन का ही बेटा जी आप इसका अलग अलग फॉर्म मान सकते हो एस्ट्रोजन की। तो अपना आंसर फर्स्ट गया एपिनेफ्रिन। क्लियर? क्लियर है तो क्लियर है। चलो फिर आगे अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 फिर से आया। ये लो, नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन, 11th एनसीईआरटी का नर्वस सिस्टम दे देगा आपको, एनसीईआरटी दे देगी इसको। तो नर्वस सिस्टम से बेटा जी ये है कि एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वो आइज ईयर की अलग बात कर रहा हूं मैं, आइज ईयर से भी एक आता है, तो 2 क्वेश्चन मान लो इस चैप्टर से। और नर्वस से हालांकि लैंग्वेज और थोड़े से वर्डिंग और इसमें टिपिकल आते हैं चैप्टर में, ब्रेन और की स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इन जनरली अगर आप पीछे के 4-5 साल के पेपर सोल्व करोगे तो आपको लगेगा क्वेश्चन बहुत ईजी पूछा जाता है इस चैप्टर से। एक आध बार तो केवल हाइपोथैलेमस ही पूछ लिया, 2-3 बार तो, कि कौन सा थर्मोरेगुलेशन ऑस्मोरेगुलेशन, तो हाइपोथैलेमस के पीछे पड़े हुए। नेसल बॉडी आ गया एक, वो सीधे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपको मिल जाएगा। एक ये भी देखो सीधा सा क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर और रीजंस इज इनकरेक्टली पेयर। गलत तरीके से कौन मिलाया गया वो आपको देखना है। तो पहला है मेडुला ऑम्लोगेटा, तो ब्रेन का पार्ट है जो इनवॉलंटरी अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है बच्चों, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स। तो रेस्पिरेशन और हार्ट बीट दोनों इनवॉलंटरी है, तो सही है, अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करेगा। लिम्बिक सिस्टम, ध्यान आया गया, हाइपोथैलेमस, एमाइगडेला, जिसको आप इमोशनल ब्रेन बोलते हो, ये अपनी इमोशन को, भावनाओं को कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, कंट्रोल मूवमेंट। तो ये गलत हो गया, ये फाइबर ट्रैक्ट वगैरह तो पोन्स वाले पार्ट में होते हैं, पोन्स जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है उसमें बेटा जी मिलेंगे। हाइपोथैलेमस, ये फिर देख लो, प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, हंगर थर्स्ट, ठीक है, भूख प्यास और तापमान का कंट्रोल तो हाइपोथैलेमस ही करता है। कार्पस कैलोसम, बैंड ऑफ फाइबर कनेक्टिंग लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, बिल्कुल बेटा जी, दायां और बायां जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर प्रमस्तिष्क गोलार्ध है उसे कनेक्ट करने वाली जो नर्व फाइबर है वो होती है कार्पस कैलोसम, जो केवल यूथेरियंस में मिलती है। ये यूथेरियंस क्या होते हैं, सोचते रहना। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर कौन सा गया, सेकंड गया। चलें, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बोन्स मूवमेंट लोकोमोशन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कैन प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन ऑस्टियोपोरोसिस। आप हार्मोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। अस्थि सुशीरता, हाँ अस्थि सुशीरता, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब बच्चों बोन का कमजोर होना, वीक होना, तो बोन से कनेक्टेड है। तो ये भी मूवमेंट लोकोमोशन के जो अपने पीछे डिसऑर्डर है वहां दे रखा है। एस्ट्रोजन हार्मोन, एज बढ़ने के साथ जनरली फीमेल के रेफरेंस में बेटा जी एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, एक तो ये। दूसरा पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्स्ट्रा लेवल से। तो ऑस्टियोपोरोसिस में देखो 2 हार्मोन, एस्ट्रोजन और पीटीएच। एस्ट्रोजन का तो कम होना, हड्डियां कमजोर हो जाएगी, और पीटीएच पैराथायरॉयड हार्मोन। पीटीएच देखो क्या करता है, पीटीएच बेटा जी ऐसा हार्मोन है जो ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है।
हाइपर कैल्सेमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब बढ़ाने वाला। कैसे बढ़ाएगा? तो बेटा जी ये जो हार्मोन है ये कैल्शियम, आपका जो बोन्स पर कैल्शियम है उस बोन से, ये मान लो ब्लड वेसल्स है, ये अपनी बोन है, बोन से कैल्शियम को हटाकर कहाँ लाएगा? ब्लड में। तो ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा लेकिन बोन पर कैल्शियम कम होगा। तो अगर पीटीएच का सिक्रीशन ज्यादा हो पीटीएच, तो बच्चों बोन से ज्यादा कैल्शियम आएगा ब्लड में, तो ब्लड में तो कैल्शियम आ जाएगा लेकिन बोन से ज्यादा कैल्शियम हटेगा तो बोन कमजोर हो सकती है। तो एस्ट्रोजन का कम और पीटीएच का ज्यादा, ये बोन्स को वीक करता है जिसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो देख लो कहां जा रहा है ये थर्ड पे आ रहा है, एस्ट्रोजन एंड पैराथायरॉइड हार्मोन, जिसको अपन बोलते हैं पीटीएच। चलो क्वेश्चन नंबर 38। द ट्रांसपेरेंट लेंस इन द ह्यूमन आईज, ये अपना आईज का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। आईज और ईयर से भी बेटा जी ये क्वेश्चन बनता है, आंखों से आता है। 2019 में वो कॉर्निया वाला क्वेश्चन था, यहाँ लेंस से रिलेटेड पूछ लिया। तो आईज का जब डायग्राम देखते हो तो बेटा जी ये तो हो गई लेंस, लेंस से ये कनेक्टेड जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? सस्पेंसोरियम लिगामेंट। ध्यान आया? निलंबन स्नायु, और यहाँ वो सीलियरी बॉडी। तो क्या पूछ रहा आपसे कि ह्यूमन लेंस को उसकी जगह पर फिक्स कौन रखता है? इन द ह्यूमन आई इज हेल्ड इन इट्स पैलेस। पारदर्शी लेंस किसके द्वारा अपने स्थान पर बना रहता है? तो लेंस को पकड़े हुए कौन है? ये धागे नुमा स्ट्रक्चर, जिन्हें क्या बोला? लिगामेंट्स अटैच टू द सीलियरी बॉडी। वो स्नायु जो सीलियरी बॉडी से जुड़े रहते हैं। तो इन स्नायु को बेटा जी पूरा नाम याद रख सकते हो, सस्पेंसोरियम लिगामेंट, निलंबन स्नायु। इन वजह से आपका लेंस अपनी जगह पे फिक्स रहता है, हिलता नहीं। ये कैमरे में आई में एक डिफरेंस है बच्चों। कैमरा आई वो डायफ्राम का क्वेश्चन आया हुआ है। आपकी आईज में जो क्या होता है, आइरिस होता है ना, उसके अकॉर्डिंग कैमरे में डायफ्राम होता है। उसके अलावा कैमरे के लेंस को हम आगे पीछे कर सकते हैं, जबकि आपकी आंखों का लेंस हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, क्लियर है? चलो तो फिर क्लियर है तो देर किस बात की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट लंग्स कंडीशन इन अस्थमा? ये लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी डिसऑर्डर के क्वेश्चन बनते हैं। पता ही रहा था ना मैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लगभग सारे डिसऑर्डर पूछे हुए। ये लो एक और पूछ लिया, लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फाइसेमा। अस्थमा और एम्फाइसेमा के लिए रेस्पेक्टिवली, क्रमशः, रेस्पेक्टिवली का मतलब उसी क्रम से आंसर देना है, ध्यान रखिए ये चीज। तो अस्थमा में तो बेटा, अस्थमा में क्या होता है? वीजिंग साउंड, घरघराहट आती है, सांस लेने में परेशानी, एलर्जी होती है डस्ट पार्टिकल से, वो उसका डायमीटर कम हो जाता है, ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया वाला। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ब्रोंकियोल्स में स्वेलिंग आ गई। और एम्फाइसेमा में जो गैसियस एक्सचेंज का एरिया है बच्चों वो कम हो जाएगा, एल्यूलाई की भित्ति वोल डैमेज हो जाती है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस। तो पहला ही जा रहा है, श्वसनीय सतह का क्षेत्रफल कम हो गया। और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लामेशन का मतलब क्या आ गई? शोथ, शोथ का मतलब सूजन। क्लियर? अस्थमा, ब्रोंकियोल और पीछे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो रेस्पिरेटरी के तो सारे डिसऑर्डर लगभग 2018 के नीट में पूछ लिए गए थे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 40, फिर मैच द कॉलम आया। ये लो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट वाले से। तो सिस्टम हार्ट वाले से भी 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों। ह्यूमन फिजियो से ऑन एन एवरेज 13 से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो अलग अलग सिस्टम है ना, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, मूवमेंट, लोकोमोशन, नर्वस और एंडोक्राइन। रिसेप्टर भी नर्वस के साथ हेड है। तो सीधे से वाल्व से क्वेश्चन आ गया, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड किधर होते हैं? तो पता ही आपको, ट्राइकस्पिड तो किधर होता है? राइट साइड में, तो ट्राइकस्पिड है। और लेफ्ट साइड में बेटा जी कौन सा? बाइकस्पिड। लेफ्ट, बायां, बायां से बाई याद रख लो, बाइकस्पिड हो गया। ट्राइकस्पिड तो वाल्व हो गया बिटवीन राइट वेंट्रिकल और राइट ओरिकल, ये है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड राइट ओरिकल। तो ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड आ गया बिटवीन लेफ्ट के बीच। और एसएलवी सेमिलूनर बच्चों, वो सेमिलूनर आता ना वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच, एसएलवी सेमिलूनर वाल्व। ठीक है, इसके अलावा 1-2 वाल्व और होते हैं, थिबेशियन वाल्व भी आता है, कोरोनरी वेन, जहां कोरोनरी साइनस खुलता है राइट ओरिकल में, थिबेशियन वाल्व। सुपीरियर वेना केवा खुलती है वहां बेटा जी हेवर्सियन वाल्व। इंफीरियर खुलती है वहां यूस्टेकियन वाल्व। ये वाल्व इंपॉर्टेंट है, आप देख लियो, याद कर लियो। चलो
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 फिर एक मैच द कॉलम आया। मैच द कॉलम रेस्पिरेटरी के वो वॉल्यूम से है बेटा जी, सीधा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का, अपने 2019 में भी पूछ लिया था ना ऐसा वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछवाई थी, टाइडल वॉल्यूम दे लिया, ईआरवी दे दिया तो ईसी पूछ लिया। ये लो सीधा सा, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 500, ठीक है। आईआरवी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2,500 से 3,000, ये तो याद रखने वाली, याद रख लेना, वॉल्यूम कैपेसिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। ईआरवी हो गया 1000 से 1100, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200, और वही है वॉल्यूम बेटा जी मेजर करने के लिए स्पायरोमीटर, रेस्पायरोमीटर, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पायरोमीट्री। बस चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपसे पूछा है गलत कथन। इसमें गलत कथन की बात आ रही है, इसको बॉटनी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अपन कि पहला सेल इज प्रेजेंट इन मेंबर ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, फंजाई और प्लांटी में सेल वॉल होती है, प्लांट में तो सेल वॉल है ही है, फंजाई में भी सेल वॉल क्या रहेगी, प्रेजेंट होती है ना सेल वॉल, तो बिल्कुल। मशरूम बिलोंग टू बेसिडियोमाइसिटीज, ये फंगस बेसिडियोमाइसिटीज से होते हैं मशरूम, क्लियर सही है ये भी। शूडोपोडिया लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, ये लो बेटा फिर प्रोटोजोआ का क्वेश्चन आ गया। शूडोपोडिया लोकोमोटरी फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोआ, स्पोरोजोआ में शूडोपोडिया होते हैं क्या कूटपाट? अरे कूटपात तो अमीबा, अमीबोइड में मिलते हैं, स्पोरोजोआ में तो आता है वो प्लाज्मोडियम, इनमें तो कोई लोकोमोटिव स्ट्रक्चर नहीं होती, ध्यान आया ना। तो स्पोरोजोआ में ये शूडोपोडिया नहीं होते, तीसरा गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस इन द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, सही बात है, मोनेरा बैक्टीरिया में तो मीजोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते, ये सही, तो गलत कौन सा हो गया, थर्ड। चलो आगे, अगला क्वेश्चन जो आपका वेट कर रहा है वो है 43 पोलन ग्रेन्स कैन बी स्टोर फॉर सेवरल ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। अच्छा ठीक है, ये आप वैसे भी कर सकते हो, आपका जो 9th चैप्टर है 12th एनसीईआरटी का स्ट्रेटेजी फूड स्ट्रेटेजी वाला, उसमें दे रखा ना बेटा जी, वो सीमेन के रेफरेंस में दे रखा है कि वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको प्रिजर्व कर सकते हैं, इस मेथड को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। स्पम को भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ये पोलन ग्रेन्स की बात करा तो ये की है आंसर -196 डिग्री सेंटीग्रेड, वो लिक्विड नाइट्रोजन वाला क्रायो प्रिजर्वेशन इस टेक्निक को बोलते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, 44 आ गया। Which of the following is true for न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के लिए निम्न में से क्या ट्रू है? केंद्रिका के लिए लार्जर न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, ट्रू पूछ रहा है बच्चों, ट्रू। तो ये कह रहा है कि विभाजित होती कोशिका में बड़े न्यूक्लियोलस, गलत, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, गलत हुई। टेक पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल में तो वो क्या आते हैं, सेंट्रियोल, तर्कुतंतु तो उनसे बनते हैं ना, देन वो सेंट्रोमियर से कनेक्ट होकर उनके अलग करेंगे बच्चों। इट इज ए एक्टिव साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल, या आप मोल बायो में भी पढ़ लेते हो, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए है वो तो बनता ही कहाँ है बच्चों, न्यूक्लियोलस में। राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर राइबोसोमल आरआरएनए, एमआरएनए अपने को पता है न्यूक्लियस में बनता है। तो फोर्थ आ गया, इट्स साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस, ये राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण का क्रियाशील स्थल है, न्यूक्लियोलस, केंद्रिका। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 गोल्जी सेल बायो का अगला क्वेश्चन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी किस में पार्टिसिपेट करती है? फैटी एसिड ब्रेकडाउन ना, फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ये आ गया, लो ये भी मिल जाएगा एनसीईआरटी में। सेक्रेटरी वेसाइकल्स, जिसकी ट्रांसिस फॉर्म होती है वो बेटा जी सेक्रेटरी वेसाइकल्स को ही फॉर्म करती है स्ट्रक्चर में, तो ये सीधा स्त्रावी पुटिकाओं को बनाने में गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन में तो मीजोजोम और उनसे कनेक्टेड स्ट्रक्चर बता सकते हो। एमिनो एसिड से कनेक्टेड हम अगर बात करें तो वो ईआर से कनेक्टेड उसमें आ गया, तो ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स के फॉर्मेशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 46, ये लो बायोमोलिक्यूल, 11th एनसीईआरटी का 9th चैप्टर बायोमोलिक्यूल से आया। द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शुगर आर, शर्करा के दो क्रियात्मक समूहों की बात कर रहा है, तो बेटा जी शुगर के लिए क्या वर्ड यूज करते हो? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोल सकते हैं और पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन भी। पॉली हाइड्रोक्सी होता है ना OH ग्रुप, पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो कीटोन C डबल बॉन्ड O CHO,
जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शुगर आती है ना अलग अलग, तो इसमें अपन जैसे राइबोज, डीऑक्सी राइबोलोजी, अलग अलग बेटा जी शुगर, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, डेक्सट्रोज, लेवुलोज भी इनको अपन बोल देते हैं। तो कौन से दो फंक्शनल ग्रुप हो गए? हाइड्रोक्सिल और मैथिल नहीं होता, मैथिल ग्रुप, कार्बोनिल और फोस्फेट नहीं, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल हो गया, OH CHO और कार्बोनिल C डबल बॉन्ड, ये अपने इन शुगर के फंक्शनल ग्रुप जो अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर से बेटा जी CHO आ गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और C डबल बॉन्ड हो ये कीटो वाला ग्रुप जो इसमें ये प्रेजेंट होता है। चलो अगले क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 47 आ गया, फिर से मोल बायो का क्वेश्चन, और मैं आपको बता भी रहा था, ध्यान रखना बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वैसे, और मैं कल कह रहा था ना 2019 पेपर सॉल्यूशन में हर साल जनरली आपको एक साइंटिस्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन मिल जाता है, और वो साइंटिस्ट जनरली 5th और 6th चैप्टर 12th एनसीईआरटी से पूछा जाता है। तो 2019 में तो वो साइंटिस्ट से रिलेटेड याद आएगा, ऐसे ही आ गया 2018 में साइंटिस्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मैच द कॉलम आ गया, एलेक्स जेफ्रे आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, कहाँ मिलेगा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिलेगा ना, डीएनए अंगुली छापन फिंगरप्रिंटिंग में एलेक्स जेफ्रे। अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज, हर्से और चेज ये वो मेथड थी ना डीएनए की जो अपन ने बताया था, पहला ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बच्चों, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट आया था, फिर एवेरी मैक्लियोड मैकार्टी वाला आया था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है उसके बारे में, देन फाइनल जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो इस अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज का था। तो एलेक्स जेफ्रे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी गलत हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था ना, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने चूहे वाला बेटा जी। अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस कहाँ यूज किया था? इन्होंने तो बैक्टीरियोफेज T2 बैक्टीरियोफेज पे एक्सपेरिमेंट किया था। मैथ्यू मिजेल्सन एंड स्टोल कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव अर्ध संरक्षी विधि से होता है, ये पाइसम सेटाइवम मटर पे थोड़ी काम किया था, पाइसम पे तो मेंडल ने किया था, इन्होंने तो वर्क किया था बेटा जी ई कोलाई पर। और जेकब और मोनाड, ये लो जेकब मोनाड ने ही किसके बारे में, लैक ओपेरोन, ई कोलाई बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट में, तो ये भी आपको एनसीईआरटी में साइंटिस्ट मिल जाएंगे। 4th आंसर करेक्ट हो गया, जेकब और मोनाड, लैक ओपेरोन। चलो फिर अगला क्वेश्चन पे 48 पे आया मैं, फिर से उसी मोल बायो का क्वेश्चन है सीधा सा कि डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव मेथड का जो फाइनल प्रूफ था बेटा जी वो किसमें एक्सपेरिमेंट से, कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता ना, एक स्ट्रैंड तो वही रहता है, एक नया सिंथेसाइज होता है सेमी कंजर्वेटिव, उसके लिए वो थे स्टोल, मिजेल्सन स्टोल ने एक्सपेरिमेंट किया था ना, स्टोल और मिजेल्सन ने, वही तो उन्होंने बेटा जी किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, ई कोलाई पे, वही जो नाइट्रोजन के आइसोटोप लिए थे 15 और 14, लेकिन ध्यान रखना हेवी और जो लाइट नाइट्रोजन लिया था ना वो नाइट्रोजन के रेडियो एक्टिव नहीं थे, आइसोटोप थे वो, तो इसने एक्सपेरिमेंट था ई कोलाई बैक्टीरिया पे, मिजेल्सन और स्टोल वाला, जिसने प्रूव किया कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो अर्ध संरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ फॉलोइंग, ये जेनेटिक्स से आ गया, रोंगली मेज्ड, गलत मिलाए हुए पेड़ को अपने को ढूंढना है। तो पहला स्टार्च सिंथेसाइज इन पी, मटर में मंड स्टार्च का संश्लेषण, ये भी दे रखा है एनसीईआरटी में, एक एंजाइम SBE स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, इसी वजह से बेटा जी जो बीज है वो गोल या तो झुर्रीदार होते हैं, राउंड और रिंकल होते हैं। तो स्टार्च सिंथेसाइज इन पी की जो जीन है वो मल्टीपल एलील का एग्जाम्पल तो नहीं है बच्चों, मल्टीपल एलील का तो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आता है ABO ब्लड ग्रुप, जो भी पीछे आया था, बहुयुग्म विकल्पिता, एक जीन के जब 2 से ज्यादा एलील हो तो मल्टीपल एलील, ये वो प्लियोट्रोपी का एग्जाम्पल है, प्लियोट्रोपी बहुप्रभावितता, ना कि मल्टीपल एलील, पहला ही गलत हो गया। दूसरा, ABO ब्लड ग्रुप में कोडोमिनेंस तो होता ही है, AB ब्लड ग्रुप बता रहा था मैं अभी आपको, सहप्रभाविता दिखाता है। XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास ओपर, ठीक है ना, ग्रास ओपर में दे रखा है कि जो मेल होता है उसमें X0, कॉकरोच में भी बच्चों X0 मेल में, और TH मॉर्गन ने वर्ड दिया था कौन सा, लिंकेज वर्ड देने वाला थॉमस हंट मॉर्गन,
वही लिंकेज थ्योरी भी इसी ने दी थी, मॉर्गन ने। मॉर्गन वही बच्चों फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, टीएच मॉर्गन, जिसका एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे था, फ्रूट फ्लाई बोले तो ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर। तो बाकी तीनों सही है, पहला इसमें क्या है, गलत, इनकरेक्ट। चलो तो आगे नेक्स्ट आते हैं अपन। अगला जो बेटा जी क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे अपन आए। अगला क्वेश्चन अपने को मिला 49 के बाद हम पहुंच गए 50 पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक बार फिर से साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन आपने ले लो, जेनेटिक्स साइंटिस्ट के नेम देखो एक दो बार कनेक्टेड आ गए ना, एनसीईआरटी से ही कनेक्टेड है बच्चों। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, मोल बायो से भी मान सकते हैं। फ्रैंकलिन स्टाल कोइन्ड द टर्म लिंकेज। अभी ऊपर ही तो दे दिया था इसने, ऊपर वाले तो कई बार ऐसा भी होता है उसी पेपर में बेटा जी, एक आध कई बार ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि उस क्वेश्चन का आंसर उसी पेपर में कहीं छुपा हुआ होता है, इसलिए अपने को पूरा पेपर ढंग से एनालिसिस करना पड़ता है। इसके ठीक ऊपर देखो, अभी अपन देख के आए थे, क्या देख के आए थे, टीएस मॉर्गन, लिंकेज टर्म तो टीएस मॉर्गन ने दिया है, और भाई साहब ने यही आपसे पूछ लिया आगे वाले क्वेश्चन में ही सही कथन कि फ्रैंकलिन स्टाल कॉइन्ड द टर्म लिंकेज। गलत है भाई, फ्रैंकलिन स्टाल ने थोड़ी, ये तो मॉर्गन ने बताया था। पुन्नेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। हाँ बिल्कुल, जेनेटिक्स चैप्टर जहां एनसीईआरटी में स्टार्ट होता है, 5वां चैप्टर, उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज पे आपको मिलेगा नीचे वाले पैराग्राफ में कि ये वो पुन्नेट चेकर बोर्ड जो मेथड थी ना ये वाली बच्चों, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट था रेजिग्नोल्ड सी पुन्नेट, उसी ने चेकर बोर्ड बताया था। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन, तो ये करेक्ट है। स्प्लाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, गलत। स्प्लाइसियोसोम ट्रांसलेशन में थोड़ी काम आता है, वो तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में आता है ना। स्प्लाइसियोसोम स्प्लाइसिंग होता है जिसमें अपन एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाता है, वहां ये काम आता है स्प्लाइसियोसोम प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोलते हैं। ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमान। ट्रांसडक्शन को डिस्कवर करने वाला एक तो लेडरबर्ग था, ये भी गलत हो गया, तो आंसर इसमें बेटा जी कौन, सेकंड आया। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए 51 क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, करेक्ट स्टेप, ये लो बायोटेक आ गई काफी देर बाद, बायोटेक के क्वेश्चन। इसके भी बेटा जी 3 से 4 क्वेश्चन हर बार आपको नीट एग्जाम में मिलते हैं। क्या पूछ रहा है, पीसीआर पूछ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम से भी पीसीआर समझा रखी है। पीसीआर की पहली स्टेज बेटा जी क्या थी, डीनेचुरेशन थी, विकृतीकरण, दूसरी फिर एनिलिंग, और तीसरी एक्सटेंशन। तो डीनेचुरेशन में तो अपन हाई टेम्परेचर पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करते हैं, टेम्परेचर से हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं। फिर एनिलिंग में बच्चों वो आरएनए प्राइमर जोड़ते हैं दोनों साइड में, प्राइमर नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज को स्टार्ट करता है। फिर एक्सटेंशन में वो एक इंपॉर्टेंट एंजाइम हम यूज करते हैं, टेक पॉलीमरेज, ठीक है। टेक पॉलीमरेज जो थर्मोस्टेबल ताप स्थायी, जो एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, ठीक है। तो देख लो, सबसे पहले डीनेचुरेशन, चौथा ही है, फिर एनिलिंग, और फोर्थ स्टेज इसकी एक्सटेंशन या तो प्रसार। चलो तो आगे, अगला क्वेश्चन आ गया अपना 52। हेलो, फिर बायोटेक का लगातार ही पूछ लिए, बायोटेक के 11वें चैप्टर में आपको मिल जाएगा। 11वें क्या 12वें से आ गया, जीएसी वाला, ठीक है, एप्लीकेशन वाले से बेटा जी। क्या पूछ रहा है कि इन इंडिया द ऑर्गेनाइजेशन, वो जो फॉर असेसिंग द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो जो जीएमओ बनाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवंशिक रूपांतरित जीव बनाते हैं, उन्हें डायरेक्ट अपन एनवायरमेंट पब्लिकली लॉन्च नहीं कर सकते। करने के लिए वो जहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है बेटा जी, ये कमेटी अलग से बना दी, हाँ वो जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, प्राइजल या अप्रूवल कमेटी होती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जिसमें आंसर आ गया फोर्थ। ये पहला आईसीएमआर, ये तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है। ये अपने एग्जाम और के बारे में डिसीजन, एमसीआई वगैरह, सीएसआईआर ये नेट वगैरह के, नीट के नहीं, नेट के ये पेपर कंडक्ट करवाते हैं, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और ये अपना जीईएसी। चलो बच्चों नेक्स्ट 53। हेलो, फिर से बायोटेक का लगातार ही आ रहे हैं बायोटेक के क्वेश्चन। Which of the following is commonly used as a vector for introducing DNA fragment in human lymphocyte? ये भी बच्चों बायोटेक का जो 12वां चैप्टर है ना, उसमें जीन थेरेपी दे रखी है, एक जीन चिकित्सा, इससे भी वो क्वेश्चन पूछा हुआ है।
1900 में एक 4 वर्षीय, वो एक लाइन आती ना, 4 वर्षीय लड़की में, बच्ची में, वो जीन थेरेपी टेक्निक में एक एडिनोसिन डीएमिनेज की डेफिशिएंसी होती है, वो उसके ट्रीटमेंट के लिए बेटा जी वो लिम्फोसाइट वाली एक टेक्निक यूज करते हैं। तो यहाँ एनिमल या ह्यूमन के लिए जो वेक्टर यूज करते हैं वो कौन सा था, रेट्रोवायरस, बिल्कुल जीन थेरेपी में आपको मिल जाएगा। और अगर प्लांट के लिए हम बात करें तो कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, जिसका टीआई प्लाज्मिड, वो प्लांट के लिए वेक्टर का काम करेगा। और ह्यूमन के रेफरेंस में रेट्रोवायरस, पश विषाणु फर्स्ट। क्लियर। हालांकि अपने को पता है ये वायरस एज इट इज यूज नहीं करते, पहले इनको डिसआर्म्ड बनाते हैं, इनकी जो पैथोजेनिक कैपेसिटी है, रोग होने वाली कैपेसिटी को हटाया जाता है ताकि बॉडी पर कोई साइड इफेक्ट ना हो। ठीक है बच्चों, चलो रेट्रोवायरस एज ए वेक्टर। और प्लांट पूछते तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस आता। नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 54 पे, चलो ये लो फिर से बायोटेक से ही, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशन विदाउट ऑथराइजेशन, बिना परमिशन के उन चीजों का इस्तेमाल करना, वो भी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बायो पायरेसी, जेव दस्युता, चोरी छुपे बिना पूछे उन चीजों का दोहन यूज करना, बायो पायरेसी। बस ये तो सीधा सा ही है। चलो फिर नेक्स्ट पर आए, क्वेश्चन नंबर 55, फिर बायोटेक बेटा जी, वही उसी एक पेज से 2-3 क्वेश्चन बन गए। देखो नीट में एक ही पेज में 2-3 क्वेश्चन, इसलिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आपको क्लियर करनी है। ए न्यू वैरायटी ऑफ राइस, चावल की वैरायटी आते ही धान की कौन सी, बासमती। बासमती चावल जिनकी अलग ही एरोमा खुशबू होती है, और ये बेटा जी बता रखा है इस चैप्टर में कि 27 वैरायटीज अपने इंडिया में, हालांकि बॉटनी वाले एक चैप्टर में थोड़ी सी डिफर यहाँ दे रखी है। तो ये जो सरबती, सोनारा, लरमा, रोजा, ये तो वीट की है, गेहूं की। बासमती अपने चावल की वैरायटी, ये भी सीधा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं मैं 56, फिर एक मेज द कॉलम का ही क्वेश्चन है। ये जेनेटिक्स और जेनेटिक्स से कनेक्टेड है, जेनेटिक्स स्मॉल बायो से मिक्स मान सकते हो इसको। साइंटिस्ट के नाम फिर से आ गए। सेलेक्ट द करेक्ट मैच पूछा बच्चों, सही मैच को सिलेक्ट करो। राइबोजाइम अच्छा एंजाइम है, न्यूक्लिक एसिड ही होता है ना, बिल्कुल आरएनए होता है। वैसे तो बेटा जी बोलते हैं अपन की जो एंजाइम है वो जनरली प्रोटीन के बनते हैं, बट एक तो ये राइबोजाइम है आरएनए वाला, एक वो स्प्लाइसियोसोम भी है, वो आरएनए से ही बनता है। तो राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड और किसका बना, आरएनए का। ये वहाँ यूज होता है अपने ये राइबोसोम की लार्ज यूनिट पे, जहाँ लार्ज यूनिट में बेटा जी जब पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना 2 एमिनो एसिड के बीच, उन्हें स्टिमुलेट कैटेलाइज करता राइबोजाइम। ठीक है ना। और ये F2 एंड रिसेसिव पेरेंट डाइहाइब्रिड क्रॉस गलत। F2 का अगर आप रिसेसिव से क्रॉस करवाते हो तो बेटा जी उसको कौन सा क्रॉस बोलोगे, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं, परीक्षण संकरण। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस थोड़ी हुआ। TH मॉर्गन, देखो कई बार मॉर्गन का वर्ड आ गया इसी पेपर में, ट्रांसडक्शन थोड़ी दिया था। TH मॉर्गन ने तो लिंकेज के बारे में बताया था, और मेंडल ने ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण तो ग्रिफिथ ने, मेंडल तो थे फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आंसर क्या रहा अपना, फर्स्ट रहा। अपन क्वेश्चन नंबर 57 पर अपन आए। 57 आपके सामने, वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो कई बार ये डे वाले क्वेश्चन भी बेटा जी पूछ लिए जाते हैं। तो विश्व जो ओजोन दिवस है वो देख लो। वैसे तो 16 सितंबर को इकोलॉजी में भी आ जाता है, ये याद रखने वाली चीज है। और 5 जून को ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे है बच्चों, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाते हैं। 21 को येलो बेड डे, इसकी जरूरत नहीं है। एक 22 अप्रैल ये वर्ल्ड अर्थ डे, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा जी। विश्व पृथ्वी दिवस, ये वर्ल्ड अर्थ डे जो हो गया वो 22 अप्रैल को। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, और जो 16 सितंबर है ये बेटा जी वर्ल्ड ओजोन डे। आंसर तो अपना वैसे 3rd ही था। इसके अलावा एक बायोडाइवर्सिटी डे बता देता हूं मैं, भी इंपॉर्टेंट, जैव विविधता दिवस, ये 22 मई, ये वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट हो गया, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। बायोडाइवर्सिटी 22 में अपने को बेटा जी ये तो बताइए, वर्ल्ड योगा डे, हाँ अपने इंडिया की देन है 21 जून। ऐसे ही वर्ल्ड एड्स और कैंसर डे भी ध्यान ही है, चलो बता ही देता। वर्ल्ड एड्स डे तो 1 दिसंबर, और विश्व
कैंसर डे जो है वो 4 फेब, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डे जहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बेटा जी अपना 2018 का बायोलॉजी का सॉल्यूशन आज अपन ने किया। अब ऐसे ही अपन कंटिन्यूअस अपनी सीरीज़ में 2017 के, और कुछ बच्चों की फरमाइश थी कि सर 2019 में जो ओडिशा नीट वाला अलग से पेपर हुआ था उसको भी सोल्व करवा दीजिए, तो पेपर भी मिल जाएगा। तो अपन अगले या कुछ एक लेक्चर में उस ओडिशा नीट वाले पेपर को भी सोल्व करवाएंगे। देन 2017-16 में 2 बार नीट हुई थी, तो कोशिश बेटा जी ये रहेगी कि एग्ज़ाम जब आपका 26 जुलाई अभी तक वही कंफर्म डेट है, उससे पहले मैं 2010 से लेकर 19 तक वाले ये पेपर आपको सोल्व करवा दूं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पीछे वाले 8-10 साल से जो क्वेश्चन है 1-2-4 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं एज इट इज़, नहीं तो बेटा जी उस कंसेप्ट के क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। तो ये पेपर जब आप सोल्व करते हो, सुनते हो, तो इससे एक तरह से अब मेरा तो एफर्ट ही रहता है कि ये जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ तो उस क्वेश्चंस में हर लॉजिक अपने, कंसेप्ट अपने, उससे कनेक्टेड हर चीज़ें आपको बताता हूँ ताकि वो पॉइंट अच्छी तरह से आपका क्लियर हो जाए। तो कहने का मतलब केवल अपना मकसद पेपर सॉल्यूशन नहीं है, इसमें उस क्वेश्चन से जुड़े हुए हर कंसेप्ट को आपको बताना है, उसको क्लेरिफाई करना है ताकि इजीली वो आपको समझ में आ जाए। उम्मीद है आपने इसको अच्छे से देखा, सुना होगा, एंजॉय भी किया होगा। तो बेटा जी फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए पेपर सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू। जय हिंद।